बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और कितने बाखबर हमारी सुबह सवेरे हुई है। हम लोग इसको मिस कर रहे थे। आपसे कहते हैं ना, जो एक लाइव हमारी इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। बहरहाल ईद तो गुजर गई, गुजरी हुई ईद की बहरहाल फिर भी आपको बहुत सारी ईद मुबारक। और अगर किसी की अभी भी छुट्टियाँ हैं, जो कि बच्चा पार्टी है, तो आप लोग इंजॉय करते रहें, लेकिन मम्मा पापा को तंग ना कीजिएगा। बिल्कुल ना, और मोहल्ले वालों को भी तंग ना कीजिएगा। जो बाकी शॉपिंग करने आए हों उनको भी तंग ना कीजिएगा और बेजा फरमाइशें ना कीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इस ईद पे, जैसे कि हम पैगाम देते रहे अपने ईद शोज़ में भी, कि उम्मीद ये है कि आप अपने डीप फ्रीज़र या फ्रिज नहीं भरे होंगे। आपने मुनसिफाना बुनियादों पर गोश्त की तकसीम की होगी, 3 हिस्से बनाए होंगे और वो बराबरी की बुनियाद पर बनाए होंगे। ये नहीं कि रान फलाने को भिजवा दी, फलाना गोश्त फलाने को भिजवा दिया, फलानी आपा के पास ये, फलाने दोस्त के पास ये। आई एम श्योर कि ऐसा नहीं हुआ होगा। और आलाइशें वगैरह जो हैं वो इस दफ़ा, वैसे मैंने ये देखा है कि बदबू तो आती रही, लेकिन आलाइशें ऐसे सच इतनी ज़्यादा मुझे शहर में नज़र नहीं। अगर कोई बताना चाहे तो वैसे बता सकता है कि हम ज़ाहिर है ये तो गली मोहल्लों की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे रिहायशी लोग रहते हैं। लेकिन जो जहाँ पे डंपिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक और खबर आपको दे दूं, ईद की खुशियाँ तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये तो पता ही होगा, हम तो निकल गए ना वर्ल्ड कप से बाहर। ओहो। अब अमेरिका जा रहा है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। तो एक ज़माना था अशफाक, जब सारी चीज़ें ऐसा होता था, पाकिस्तान टीम किसी मैच से, किसी इवेंट से बाहर हो गई तो हम कहते थे एशियन टीमों को सपोर्ट करें। जी। उसमें भी हम चुन लेते थे कि भाई अगर भारत रह गया है और बाकी सिर्फ बाकी टीमें हैं, कोई या श्रीलंका को कर लेते थे, ऑस्ट्रेलिया की या श्रीलंका रह गई तो फिर हम श्रीलंका या भारत को सपोर्ट करते थे कि जी ये जो कप है ना, ये एशिया में आना चाहिए। अब हमसे कहा जा रहा है जो मामला है ना जी, आप सपोर्ट करें वो अमेरिका को करें, अमेरिका, क्योंकि उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी खेल। तो उसके लिए अमेरिका को डू मोर करना होगा, वरना हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान कर सकता है। बहरहाल देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो ईद के दौरान, जाहिर है हमने सियासत पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी, और सियासत का मैदान वैसे था भी ठंडा, लेकिन अब दोबारा से एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, तो विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। और हम आज से एक और चीज़ ये है कि सफाई सुथराई का जिस तरीके से मैं बता रहा था, उस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल लोग भूल गए होंगे, ये है अशफाक इसाक सत्ती, मैं हूं सदफ अब्दुल। क्यों भूल गए होंगे? टाइम हमारा चेंज हुआ था सदफ अब्दुल जब्बार, 10 बजे से 12 बजे तक हम होते थे। लेकिन लोग क्यों भूल गए होंगे, मुझे बताएं। 3 दिन में मेमोरी यूं चली जाती है अक्सर। तो 3 दिन में हम थे ना। अब क्या कर रही हैं सदफ? आप मैं भी जागने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा, तो बहरहाल फोकस सदफ, फोकस। इस वक्त जो है वो बात यह है कि सफाई सुथराई के हवाले से हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे हैं कि आपने सफाई सुथराई अरेंजमेंट्स, ये जो आलाइशें एटसेट्रा, जाहिर है कि आप ये देखें कि 68 लाख से ज़ायद मवेशी अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए हैं। ये एक एस्टिमेट है और पूरे मुल्क का ये है कि आप ये देखिए 500 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की कुर्बानी हुई। और ये आप ये देखिए कि कराची में कहा यह जा रहा है कि जितने दावे किए गए थे उस हिसाब से स्विफ्टली अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए। तो सदफ, आपने वैसे शहर में निकल के देखा? अच्छा, मुझे नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी इतना नजर नहीं, मुझे कहीं पे इस तरह कोई आलाइशें नहीं नजर आई। ताफुन की बात है वो भी नहीं, क्योंकि हम जिस इलाके से गुजर के आ रहे हैं वहाँ पर हमें कहते हैं ना, वो जो वाइट चौक जिसका हम अपने शोज में भी जिक्र कर रहे थे, वो हमें जगह जगह नजर आई। लेकिन बाज़ इलाकों से रिपोर्ट हो रहा है कि अभी भी वहाँ पर आलाइशें हैं, ताफुन है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। इट हैज़ टू डू मोर विद द पीपल एज वेल, क्योंकि आपने अगर गाड़ी आ रही है तो आपको उसकी टाइमिंग का पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपने अरेंजमेंट करके उठाना है। पिछले साल जो मैंने सूरत हाल देखी थी, उस साल के निस्बत इस दफ़ा सूरत हाल बेहतर निस्बतन नजर आई है। अशफाक, होता क्या है कि लोगों ने एक जगह बनाई हुई होती है जहाँ वो रोजाना की बुनियाद पे जाके कचरा फेंक रहे होते हैं। वो डंपिंग पॉइंट्स जो हुकूमत ने अरेंज किए वहाँ नहीं जाते, वो उसी जगह पर जाकर दोबारा से वो कचरा या वो आलाइशें वहाँ पर फेंक रहे हैं। तो अब जो इलाके सामने आ रहे हैं उसमें बर्न्स रोड, हम अपने नुमाइंदों से भी पूछ लेंगे, लजवेला है, रंझोड़ लाइन है, दीगर इलाकों में अभी तक आलाइशें हैं। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि आलाइशें ठिकाने लगाने का काम जारी है, जल्द हम इस काम को मुकम्मल भी कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा है मुर्तज़ा वहाब ने कि अवामी मकामात पर जो लोग आलाइशें फेंकते हैं, एक तो उनके खिलाफ, दूसरा जो ओझड़ी काट रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और फिर जिन अफराद की गिरफ्तारी हुई है उनके नंबर्स भी दिए गए हैं कि ज़िला मलीर से 36, वस्ती से 31, शर्की से 19 और ज़िला जनूबी से 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और फिर IG सिंध और इसके साथ साथ कमिश्नर कराची से रब्ता करके
फिर इस कार्रवाई को एक हवाले से बात भी की गई है। तो क्या सूरत हाल भाई है? अब ऐसा करते हैं ना, अब हम स्टूडियोज में बैठ के क्या बात करें, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तो कराची में जहाँ पर ये दावा मेयर कराची कर रहे हैं कि अब जहाँ जहाँ है वहाँ से भी सफाई हो जाएगी, वहाँ से अफजल परवेज़ हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ हमें कोयटा से मंजूर अहमद ज्वाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हम फिर कराची का ही रुख कर लेते हैं कि जाने के वहाँ पर है क्या सूरत हाल। भाई अफजल, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप हैं इस वक्त किस जगह और क्या सूरत हाल आपने देखी, क्योंकि ईद के मौके पर बाहर निकलने का इत्तफाक हुआ और वो सूरत हाल अफसोसनाक नहीं देखने में आई जो कि नॉर्मली होती है। लेकिन आपका मुशाहिदा क्या रहा? मीनवाइल मंजूर अहमद भी हमारे साथ कोयटा से मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप दोनों को पहले गुज़िश्ता ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक जी अफजल। जी बिल्कुल खैर, ईद मुबारक। अशफाक और सदफ अगर देखा जाए तो जो गुज़िश्ता साल की सूरत हाल थी तो मेयर कराची को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये ज़िला सेंट्रल का इलाका है, लियाकताबाद डाखाना, जो ज़िला सेंट्रल का सबसे बड़ा डंपिंग पॉइंट था। शहर में 99 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए थे जो मुख्तलिफ गली मोहल्लों से डोर टू डोर जो एलाइशे उठाने का काम जो सिंध सॉलिड वेस्ट टाउन इंतज़ामिया और दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर कर रहे थे, वो यहाँ ला के एलाइशे रखते थे, उसके बाद उसको मुंतकिल किया जाता था। देखा जाए तो हमने इन तमाम 3 दिन की सूरत हाल के दौरान जो सूरत हाल देखी वो ये थी कि आवाम खुद दिलचस्पी नहीं लेती कि वो सफाई के माहौल में ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से एक शिकायती सेल कायम किया गया था और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था कि शहरी अपनी घर की दहलीज पर ही जो बाकायदा ये सूरत हाल के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी की गई थी इस हवाले से। लेकिन शहरी ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो जो अलाइशें थी उनको कचरेदान में फेंक देते थे ताकि उनको पता न चले सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को कि यहाँ अलाइश मौजूद है या नहीं, क्योंकि 3 दिन तक जब ये ऑपरेशन किया गया शहर में सफाई की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था शहर से अलाइशें उठाने का। इस हवाले से आज बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन था वो जो 3 रोज़ का ऑपरेशन था वो तो मुकम्मल हो गया है। एलाइशें उठाने का तकरीबन 5.5 लाख टन जो है एलाइशें उठाई जा चुकी हैं शहर भर से। जहाँ थोड़ी बहुत एलाइशों की शिकायत आई है वहाँ भी बाकायदा तौर पर सिंध सॉलिड और टाउन इंतज़ामिया मुश्तरका तौर पर वहाँ से एलाइशें उठाने के हवाले से मतहारिक नज़र आती है। आज बाकायदा तौर पर चौथा रोज़ है तो मेयर कराची और दीगर इदारों की जानिब से जरासीम कश स्प्रे और चूने का छिड़काव किया जाएगा। लेकिन ये तो कराची है, वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब में जो हिमायत हासिल थी कि वहाँ बाकायदा तौर पर जो कहा गया अर्के गुलाब के जो है स्प्रे किए गए, लेकिन कराची की में ये सूरत हाल नहीं है। डंपिंग पॉइंट शहरियों का कहना था कि डंपिंग पॉइंट जो है जो बनाए गए थे वो शहरी हदूद में थे, तो शहरियों को अभी भी बदबू का सामना है क्योंकि बस सिर्फ चूने का छिड़काव किया गया। इस हवाले से अगर जरासीम कश स्प्रे फौरी तौर पर कर दिया जाता तो अफजल के इस बार हालात पहले से बेहतर हैं और जो थोड़े बहुत जो हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं, आई होप के मेयर कराची इस पर मैं तो एक इमेजिन करना चाह रहा हूं। देखें ये जो कचरे की स्मेल है वो भी हमें पता है कैसी होती है, ठीक है। हमें कुर्बानी के बाद आलाइशों और ताफुन जो उठ रहा होता है उसकी स्मेल से भी हम यूज्ड हुए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ताफुन उठते आलाइशों पे अगर अर्के गुलाब स्प्रे किया जाएगा तो वो क्या एक नया परफ्यूम बनेगा, क्या होगा वो? मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग भर से उड़ गया। गुलाब का मेरे लिए कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप अपनी स्किन पे उसके स्प्रे कर लें तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, आपकी स्किन अच्छी जाती है। कोयटा चलते हैं। अफजल काफी देर से मंजूर हमारा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मंजूर, एक बार फिर से आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। जरा बताएं कोयटा में क्या हालात हैं, पहले से बेहतर हैं? हुकूमत इंतजामिया ने जो दावे किए पूरा उतरे उस पे कि नहीं? जी आप दोनों को भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। सदफ, सूरत हाल कोयटा में जो है वो सफाई के हवाले से मुहिम का आगाज़ किया गया ईद के पहले रोज़ और हमने देखा कि सफाई शुरू भी की गई, लेकिन कोयटा शहर के जो वस्ती इलाके हैं वो छोड़ के आप थोड़ा सा अगर बाहर निकलते हैं तो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। यानी जगह जगह गंदगी है और जो आलाइशें हैं वो पड़ी हुई हैं और गंदगी है, ताफुन उठ रहा है। चूँकि कोयटा में जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसकी कैपेसिटी जो है कचरा उठाने की वो तकरीबन 650 टन है रोज़ाना, जबकि जो प्रोडक्शन है कचरों का वो तकरीबन 1500 टन है। तो इस तरह वो कैपेसिटी ही मीट नहीं कर रही कि इस सफाई को पूरी तरीके से पूरे शहर में किया जा सके।
नवाई इलाकों में और थोड़ा सा वस्ती इलाकों से बाहर सूरत हाल अबतर है। मैं इस वक्त समंगली रोड पे मौजूद हूँ, किली इस्माइल के करीब। यहाँ पर भी यही कुछ सूरत हाल है। वो स्पॉट्स जहाँ पे कचरा डाला जाता है, स्पॉट्स हैं आइडेंटिफाइड है, वहाँ पे गाड़ियाँ मामूल के मुताबिक जाती हैं, वहाँ से कचरा उठाती हैं। वहाँ तक तो फिर भी बात थी कि वस्ती इलाकों में भी, लेकिन वो एक जगह जहाँ जो गैर रिवायती हैं, यानी खाली प्लॉट्स हो गए, मैदान हो गए, वहाँ पर लोगों ने आलाइशें फेंकी हुई हैं, उनको आने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इससे ताफुन उठ रहा है, गुजरने वालों को मुश्किल हो रही है, मक्खियों की बहुतात भी हो रही है, जिसकी वजह से मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं। कोयटा शहर में बाकी इलाकों की निस्बत, जैसे कराची या लाहौर में जिस तरह की सूरत हाल बनती रही है या बनी हुई है, उस तरह की सूरत हाल नहीं बनती। लेकिन जो कोयटा के हिसाब से हम देखें, माजी की निस्बत बढ़ता जा रहा है। हर साल में ये आलाइशों का मसला बढ़ता जा रहा है। आपसे कोई 5-6 साल पहले हम इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करते थे। जी जी, हमें ये मसला नजर ही नहीं आता था, लेकिन अब ये मसला चूंकि आबादी बढ़ रही है और जो हमारी जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ रही, तो इसलिए ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चलें जी, थैंक यू सो मच मंजूर अहमद, अफजल परवेज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम एक बात ये है सदफ, हम तीनों दिन वैसे हम ये कहते रहे पब्लिक को, अपने देखने वालों के, कि भाई आप लोग लाखों का जानवर लाते हैं, कुर्बानी करते हैं, तमाम तरह एहतमाम करते हैं, उसके बाद जो आलाइशें होती हैं उसको उसी जगह छोड़ देते हैं, अपने घर से थोड़ा दूर छोड़ देते हैं। लेकिन आई होप के लोगों ने इस मैसेज को बड़े अच्छे से लिया। उतना नहीं लिया जिस तरह लेना चाहिए था। खून भी पड़ा हुआ दिखाई दिया। भाई 10 रुपए किलो या उससे कुछ ज़्यादा रेट पे चूना दस्तयाब होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप 10 किलो चूना ले आए, लाखों रुपए का जानवर ला रहे हैं, 100 रुपए का चूना ले आए, जितना भी है, उसके बाद आप फैला दें, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? दूसरा ये है कि आलाइशों के लिए जो मुख्तस जगह है, आई से दिस अगेन, वहाँ पर अगर आप फेंक देंगे जाके तो क्या होगा? या फिर अगर मोहल्ले वाले 10 घर हैं, 20 घर हैं, वो मिलके एक सुजुकी हायर करके उसमें वो आलाइशें डलवा के अगर किसी मुकाम पे करीबी फिकवा दे जो डंपिंग पॉइंट हो, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन अशफाक, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उन्होंने एक स्लॉटर हाउस बनाए हुए होते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। आप जाएं, अपना जानवर अपने सामने कटवाएं, वहाँ पे जो कुछ होगी सफाई, जो आलाइश होगी वहीं से उठा ली जाएंगी। मुर्तजा वहाब साहब से जब मेरी ईद पे मुलाकात हुई, इससे टाइम भी बचेगा, इससे आपकी रिसोर्सेज भी उस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे और ये शिकायतें भी सामने नहीं आएंगी। तो मुर्तजा वहाब साहब ने भी यही तजवीज़ किया था कि भाई एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जहाँ पर हुकूमत जाहिर है कि इस चीज़ को सुपरवाइज करे, लेकिन वो एक जगह पे कुर्बानी हो, सब लोग आएँ और अपना जो है वो स्लॉट्स बुक करा के, ताकि उसके लिए प्रॉपरली एक चीज़ एक मैनेज हो सके। उसमें फिर कस्साबों को भी एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। आपको पता हो, लेट्स सपोज कि एक ग्राउंड है, उसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी ना, उसे भागना नहीं पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ग्राउंड्स भी मौजूद हैं ऐसे, जहाँ पर ये काम किया जा सकता है। तो और अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास मॉडल भी हैं दूसरे मुल्कों को, अगर हम कंसिडर करें इस्लामी मुल्कों को, जहाँ पर भी सोसाइटीज़ हैं जो कि गेटेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ये अरेंजमेंट्स किए गए थे और इसकी वजह से आप देखें कि चीज़ें काफ़ी मैनेज रहीं। तो लिहाजा या तो यहाँ अरेंजमेंट सही किए जाएँ या फिर हमें उन सोसाइटीज़ में मालिकाना हुकूक दिए जाएँ। ये मैंने नहीं कही ये बात। अशफाक के चेहरे में मुस्कुराहट आई थी ना उन सोसाइटीज में मालिकाना हुकूक मांगने की, तो मैं समझ गई थी कि नेक्स्ट जुमला क्या आने वाला है। सो अशफाक जो है, सुबह सवेरे जरा आप थोड़ा सा हल्के आए, इतनी भारी डिमांड कर दी। अब तो टैक्सेस भी बहुत लग गए, यू नो, जायदादें बनाने पे। जी चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई कराची की सूरत हाल और हमने कोयटा की सूरत हाल बता दी। अब हम आपको बताते हैं पंजाब में क्या हो रहा है, क्योंकि हर जगह इंतज़ामिया अलग है। यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला है, तो उन्होंने सख्त यहाँ पर हिदायत जारी की हुई थी। अब मरीम नवाज साहिबा को कहा जा रहा है जी वेल डन मरीम नवाज साहिबा। वज़ीर आज़म साहब ने ऐसा कहा भाई। हाँ, क्योंकि लाहौर समेत पंजाब भर में कुर्बानी के जानवरों की जो आलाइशें हैं उन्हें बर वक्त ठिकाने लगाया। ईद पर सफाई मुहिम अच्छी रही, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें शाबाश दी है। क्या बात है। और ये भी कहा कि शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। अच्छा, वो जो एक अर्के गुलाब की बात हो रही है ना, वो लाहौर में ही हुआ है एक्चुअली। अच्छा, वो बाद अज़ां किया गया है ना। देखें, सफाई सुथराई करने के बाद, उसके बाद फिर अगर स्प्रे किया गया है तो I'd like to see स्प्रे किया गया होगा अंदाजन, मेरे ख्याल में लीटर्स के हिसाब से काफी है ना, कुछ, क्योंकि ज़ाहिर सड़कें तो दे आर ह्यूज। सो उम्मीद है, अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि अवामी खिदमत का ये मयार ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। क्या बात है। तो बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स थे और मरीम नवाज ने जो इदारे थे उनको भी सराहा, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने मरीम नवाज को सराहा।
तो ये एक पूरा एक अरेंजमेंट था और मेरे ख्याल में इस हवाले से दे थॉट अबाउट इट। मुझे वैसे भी लाहौर वगैरह में और पंजाब में सफाई सुथराई के अरेंजमेंट, सदफ अगर आपका ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ पर तो ऑलरेडी एग्जेम्पलरी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, मिसालें देते हैं। अच्छा जी, अब चक्कर ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कुर्बानी के मौके पर जब लोग बैठते हैं, सुबह नाश्ते में कलीची, उसके बाद 10-11 बजे गोश्त भुना हुआ, उसके बाद फिर गोश्त, फिर 4-5 बजे गोश्त, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 12 बजे, वो ऐसे खाना वाला होता है। मतलब हमारा शो शुरू होता था सुबह 10 बजे, ठीक है, तो 11 बजे उन लोगों की सेहत तब्दील नजर आती थी, पेट फूले हुए नजर आते थे, हाथ में बोटियों से भरी प्लेट होती थी और वो बोटियां गायब होती थी। आपने भी तो बहुत हाथ साफ किया ईद वाले दिन। मैं आपकी मुजम्मत करता हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई ट्राई टू स्टे फिट। सिर्फ 6 प्लेटें बिरयानी की एक वक्त में खाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो कलेजी से शुरुआत होती है, फिर लंच टाइम में खाना खाया जाता है, एंड देन उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती। फिर कहते हैं जी हम बीमार हो गए, हमारा पेट खराब हो गया, हमें गैस्ट्रो हो गया, हमें ये बदहजमी हो गई, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह के ड्रिंक्स भी पीते हैं और वहाँ से मामलात और ख़राब होते हैं। तो अस्पतालों की एमरजेंसीज जो हैं वो मैदे के इन्फेक्शंस और डायरिया के मरीजों से भर गई। कितने हमने आपको टोटके बताए, कितने हमने आपको टिप्स दी। हमने कहा सौंफ ले लो, इलायची ले लो, इसमें ये डाल लो, फिर उसके अंदर वो मीठे सोडे की भी रेसिपीज दे दी, लेकिन आपने एक ज़रा जो तवज्जो दी हो। हमने अपने सवाल भी ऐसे डिज़ाइन किए थे कि जो इस सेहत से आपके मुताल्लिक हो, और बार बार कह रहे थे कि भाई गोश्त ज़्यादा नहीं खाना, हाथ वाला रखें, लेकिन कैसे लाहौर में क्या सिचुएशन है? लाहौर में जी बड़े सरकारी अस्पतालों में 5000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मेयो में 180 से ज़ायद मरीज गैस्ट्रो, डायरिया और पेट दर्द के साथ आए। जिन्ना अस्पताल में 130 से ज़ायद, जबकि जनरल और सर्विसेज अस्पताल में 100 से ज़ायद मरीज आए हैं। गंगाराम और मियां मुंशी अस्पताल में भी मरीज रिपोर्ट हुए और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे की बीमारियाँ होती हैं। अच्छा, ये तिब्बी माहिरीन ना भी कहें, ये हम जैसे नीम तिब्बी माहिरीन भी कह सकते हैं, या एनीवन विद द कॉमन सेंस कह सकता है कि भाई ज्यादा गोश्त खाएंगे तो ज्यादा दर्द होगा। चले तो जरा हम पूछ लेते हैं, ये जो नंबर्स हैं ये यही बता रहे हैं, और क्या तकलीफ हैं इस वक्त जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनके हवाले से। तो हसन हफीज़ हमारे साथ हैं। हसन, थैंक यू सो मच। आपको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। ज़रा बताइएगा क्या हालात हैं, बड़ी तादाद नज़र आ रही है तो पेशेंट्स की जो पहुँचे बिकॉज उन्होंने ओवर ईटिंग कर ली, गोश्त ज़्यादा खा लिया। जी सदफ, खैर मुबारक आपको भी और इशफाक को भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। और ईद के तीनों दिन जो है वो लाहौरियों ने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी गोश्त खाने में, और कोई एक बैलेंस डाइट होती है उसको भी नहीं मलूज़े खातिर रखा, और ये इतना गोश्त खाया, इतनी बसियार खोरी की कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 5000 से ज़ायद अब तक जो है वो गैस्ट्रो के मरीज़ आ चुके हैं। और मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों में उनकी तादाद ज़्यादा है। मैं इस वक्त जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ। जिन्ना अस्पताल, मेयो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और गंगाराम अस्पताल, इन चारों बड़े अस्पतालों में हज़ारों मरीज़ जो है वो गैस्ट्रो के यहाँ मैदे के अमराज में मुब्तला होकर या गैस्ट्रो के प्रॉब्लम में आए, और यहाँ पर जो है उन्होंने बसियार खोरी की, गोश्त की बड़ी मिकदार, ज़्यादा मिकदार खाई, जितना कि एक इंसानी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर सकती है उससे ज़्यादा मिकदार खाई, जिसकी वजह से वो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम में हुए। जिसको यहाँ पर डॉक्टर्स का उन्होंने ख़ास करके ये कहा गया था कि गोश्त की एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और जो मैदे और जिगर के मरीज़ पहले ही होते हैं अफराद, वो तो उनको तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। उन्होंने भी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो पहले से ज़्यादा सीवियर, अब कुछ ऐसी जो मैदा जिगर के वार्ड्स होते हैं वहाँ पे अभी भी जो है वो मरीज़ दाखिल हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से ये हदायत जारी की गई थी। ईद से एक दिन पहले भी हमने ये इंटरव्यूज़ किए थे डॉक्टर्स के। उन्होंने कहा था कि जो अमराज मैदा और जिगर के तो अलग ही कैटेगरी है, जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए इन तीनों दिनों में। जो अमराज कल्ब के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद भी जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी भी जो है वो जो दिन रह गए हैं, आने वाले जो दिन है उसमें सब्जियों के साथ मिलाकर गोश्त खाया जाए, और एक ख़ास मिकदार है गोश्त की जो कि इंसानी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, उतनी ही खाई जाए। अदरवाइज इस तरह के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे, और वैसे भी हीट स्ट्रोक की वजह से और गैस्ट्रो के मरीज जो है वो पहले ही इससे पहले बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है हसन, आपने बिल्कुल आखिर में सही बात कही कि तिब्बी माहिरीन क्या कह रहे हैं। दूसरे गर्मी भी बहुत है तो एहतियात करें खाने पीने में खासतौर पर। थैंक यू मच हसन हफीज़। अच्छा, वैसे कहा जाता है ना कि मुझ नहीं थे कुछ नहीं। मुझे लगता है इन कुर्बानी के दिनों में कहा जाता है गोश्त नहीं थे कुछ नहीं।
जितना मर्जी खाओ। और मैं ये हैरान था कि हसन किस तरीके से वैसे एहतियात करते होंगे इस तमाम तर सिनेरियो में। क्यों, मतलब लाहौर में होते हुए उन्होंने कहा ना, लाहौरियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लाहौरी ही इज आल्सो अ लाहौरी। हाँ, ही इज रिप्रेजेंटिंग लाइक, लेकिन फिर भी लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात की एहतियात करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता रही थी, अक्सर बेशतर मीम्स वगैरह रील्स आ रही होती है, उसमें बता रहे थे घर में कोई एक फ़र्द होता है, जब सब गोश्त खा रहे होते हैं कुर्बानी में, तो वो बैठ के चिकन खा रहा होता है। सो जहाँ जब सारे कलेजी खा रहे थे ना, तो मैं फलियां खा रही थी। क्या बात है, आपने सब्जी खाई सदर? हाँ, मैंने सब्जी, वाह, मैं कलेजी नहीं खा पाती। अच्छा, ऑर्गन मीट से आपको प्रॉब्लम्स हैं, कभी नहीं खाती हैं आप? तो ये एक अलग चीज़ है। वैसे मेरा मसला सही ये होता है कि कलेजी ऐसी पकी हो तो उसमें यह है कि हीक नहीं आनी चाहिए, और हीक का अगर मसला सॉर्ट हो जाए तो फिर ये है कि आप खा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि एहतियात से खाएं। आप सारा साल खाते हैं, और ये कुर्बानी का मकसद इसार का होता है, ना कि अपने पेट या फिर अपने डीप फ्रीजर या फ्रिज भरने का, या अपने रिश्तेदारों के फ्रिज भरने का। हाँ, जो मुस्तहिक हो आप उनको लाजमी भेजें। यहाँ पर तो बार्टर हो रहा होता है, आपने बकरे की कुर्बानी की, आप मुझे बकरे का गोश्त भेजें, मैं आपको बीफ भेज दूँ। ये नहीं होना चाहिए भाई। बात बिल्कुल। और है ना, अभी भी वक्त है, अभी भी जो आपकी डीप फ्रीजर में गोश्त पड़ा है, आप सही उसे से जमा नहीं है, उसको भिजवा दें, तकसीम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जरा आते हैं कराची की तरफ, क्योंकि जब कराची में आती हैं छुट्टियाँ, और ईद की अगर लंबी छुट्टी आ जाए प्लस वीकेंड के साथ आ जाए, तो लोग कहते हैं अब हम क्या करें, इतने सारे दिन हैं हमारे पास, हम कहाँ जाएं, कैसे एंजॉय करें, तो लोग समंदर का रुख कर लेते हैं। अब आपको हमेशा से हम बताते हैं, कोई भी त्यौहार हो, न्यू ईयर हो, हमेशा से जी समंदर पे जाने में पाबंदी लगी होती है, लेकिन इसके बावजूद, अच्छा, उसकी रीज़न भी होती है, कभी कभी हाई टाइड होता है, कभी कुछ ऐसी वार्निंग्स होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर पाबंदी लगी होती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक बार फिर से हमने देखा कि शहरी जो हैं पाबंदी के बावजूद समंदर में नहाने पहुँचे, और हॉक्स पे के साहिल पर नहाते हुए खातून समेत 4 अफराद डूब गए। आप अंदाज़ा करें। और अच्छा, एक तो मैं इस पे कहता हूँ कि चूँकि लोग बड़ी तादाद में पहुँचते हैं, और फिर ये है कि उनके लिए वहाँ पर जो लाइफ गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एक को बचा लिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर मजीद लाइफ गार्ड्स की तैनाती भी होनी चाहिए। ठीक है, हम शहरियों को कहते हैं कि आप ना जाएं, बेशक उन पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, पाबंदी लगाने का एक मैकेनिज्म भी हो सकता है कि सही तरीके से आप नफरी वहाँ पर लगाएं, क्योंकि अक्सर जब डायरेक्शंस ऐसी होती हैं तो उसका पता नहीं चलता। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टीवी देख रहा हो, वहाँ पर आप जाके पिकेट्स लगा दें, पिकेट्स लगा दें, आप पुलिस की मोबाइल 1-2 तैनात कर दें, जो आए उसको वापस भेजें। दूसरा ये है कि लाइफ गार्ड्स को ड्यूटीज़ पे, मतलब 1 से ज़्यादा नंबर्स में लाइफ गार्ड्स होने चाहिए, और उनके पास तमाम तर इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे वो किसी की जान बचा सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो CPR वगैरह का मैकेनिज्म होता है वो भी परफॉर्म करने का तमाम तर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। साथ ही शहरियों को ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का वास्ते, आपकी ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, तो आप अपनी जान बचाने के लिए आपने जो बात कही ना कि वहाँ पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, तो माड़ीपुर में ऐसा हुआ है। वहाँ पर 9 अफराद जो थे, उन्होंने कोशिश की नहाने की, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ज़ाहिर है गिरफ्तारी ये वो वाली गिरफ्तारी नहीं है, ये उन्हें रोकने वाली गिरफ्तारी है कि भाई आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी क्यों की है। तो क्योंकि हुकूमत सिंध ने इस दफ़ा समंदर में नहाने पर पाबंदी लगाई हुई थी, तो ये आपने एहतियात करनी है। कितनी एहतियात बताएं हम आपको। अब एक वक्फा ले लेते हैं, फिर आएंगे। कम बैक वंस अगेन। और ईद पर कैसा मौसम रहा? मैंने तो सुना था ईद के दूसरे दिन बारिश होगी, लेकिन बूंदाबांदी होगी, स्लाइट ड्रिज़ल। हाँ, मतलब मौसम खुशगवार हो जाएगा। कहीं पे खुशगवार मौसम हमें नहीं मिला। हमें सख्त तपती हुई धूप मिली, गर्मी मिली, जो कि हमेशा ईद का खासा होता है। ईद आती है, अच्छा, हब्स कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, हब्स ज़्यादा हो जाते हैं ना। अच्छा, बहरहाल गर्मी के हवाले से हम बात करेंगे कि कैसा मौसम रहेगा और आगे की प्रेडिक्शंस क्या हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हज फ्लाइट्स आज से जो आज़मीन, यानी कि अब हुज्जाज कराम हो गए। पहले आज़मीन उस वक्त जब भी हैं कि जब आप रख्ते सफ़र बांधते हैं, आज़म हज होते हैं, उसके बाद अब हुज्जाज की वापसी अब आज से शुरू होने जा रही है, और स्पेशल फ़्लाइट्स इसके लिए चलाई जाएंगी। और फिर उसके बाद मक्का, ताइफ और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवानगी शुरू हो गई है। लेकिन एक चीज़ जिस हवाले से मैं कहना चाह रहा था कि इस दफ़ा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा, और 577 हुज्जाज कराम अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए इस दौरान। हालांकि मैं और सदफ अब्दुल जब्बार यही बता रहे होते थे कि कैसे अरेंजमेंट्स किए गए थे इस गर्मी को मैनेज करने के लिए। स्प्रिंकल सिस्टम उनके वहाँ होता है, और एयर कंडीशन जो है वो शटल सर्विसेज वगैरह होती हैं। रोड्स को पेंट करके टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन गर्म हवा होगी और इतने सारे लोग होंगे,
दूसरे ये कि अब जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जी। सो अब जैसे कि अशफाक ने आपको बता दिया कि अब जो है कुछ लोग जो है वो मदीना का रुख कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो मस्जिद नबी में नमाज अदा करेंगे, रोज़ा जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। इसके बाद ज़ाहिर दीगर मुक़द्दस मकामात हैं, उनके ज़ियारत करने के बाद तकरीबन 20% हुज्जाज जो हैं वो मिना में क़याम करेंगे और फिर रमी के बाद अपनी रिहाइश का वापस रवाना होंगे। जी, तो बहरहाल ये है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी और दुनिया भर से जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, 15 लाख अफराद ने इस बार हज की सआदत हासिल की है। माशाअल्लाह। अरेंजमेंट्स उनके लिए किए गए थे। जो लोग सरकारी स्कीम से पाकिस्तान से हज के लिए गए थे, उनकी कुछ वीडियोस भी सामने आई थी। उनको शिकायत थी कि उनको उस तरीके से उनके लिए अरेंजमेंट्स नहीं किए गए। तो जो हमारी मिनिस्ट्री है इससे मुतालिका, उसको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि लोग परेशान ना हो। बाकी सबको हज की सआदत मुबारक हो। याद रहे कि जो इस्तिताअत रखते हैं उनके लिए ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना फ़र्ज़ है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम मौसम की बात कर रहे थे, तो क्या हुआ, मौसम ने हमें दगा क्यों दी, ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? क्यों? तेरा वादा वो कसम वो इरादा। बिल्कुल। और मुल्क भर में क्या सूरत हाल रही, ज़रा से बात कर लेते हैं, क्योंकि पारा जो है वो मज़ीद चढ़ेगा। बताया जा रहा है कि ये जो गर्मी आप जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं ना ईद के तीनों दिन, अब इससे ज़्यादा गर्मी आने वाली है। तो जून का ये जो बकिया महीना है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कराची वालों के लिए कि जो मानसून सीज़न शुरू होने वाला है जुलाई में, 100% से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। अब आप इस बात को मान लें। फर्ज करें कि 1 मिलीमीटर बारिश होती थी तो अब 2 मिलीमीटर होगी, तो ये होगा 100% इसे 100% ज़्यादा कह रहे हैं। चेक कर लें। ये अशफाक ने बड़ी पते की बात। What about the rest of the country? वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो होती रहती है। अच्छा, आइंदा 24 घंटे के दौरान आप ये देख लें, इस्लामाबाद वाले, कश्मीर वाले, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आंधी भी चल सकती है और फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो ये आप देख लें भाई। तो इस पर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि मौसम की सूरत हाल कैसे रहेगी। तीनों दिन में किसी दिन भी बारिश क्यों नहीं हुई? पहले उनसे पूछें कि उनकी ईद कैसी गुजरी। सरदार सरफराज साहब, ईद मुबारक टू यू सर। गुज़िश्ता ईद अब तो हो गई है, तो एक तो आपकी ईद कैसी गुजरी और दूसरा ये मौसम क्यों इतना, बजाय बेईमान होने के, इतना गर्म क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक गुज़िश्ता। और देखिए, बारिश की तो पेशन गोई हमने तो नहीं की थी कि ईद के दिनों में बारिश होगी। पता नहीं सदफ साहिबा ने कहाँ से सुन लिया और कहाँ से मोबाइल से देख लिया। फेसबुक पे पढ़ा था। मैं तो आपका जिक्र भी नहीं कर रही सरदार साहब। हाँ, हमारी फोरकास्ट को फॉलो किया करें। वो वेदर कोई पेज था या ऐप था, उसको फॉलो कर रही थी। हर चीज को फॉलो नहीं किया जाता सदफ। वेल सेड आप मुझे वैसे ही सरदार। बता देते, आपने मेरी 1 ईयर बेइज्जती कर दी। हाँ, नहीं, शायद आपसे बात हुई थी या किसी और चैनल से, तो बिलखुसूस ईद के हवाले से उन्होंने पूछा था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ईद पे पूरे मुल्क में कोई बारिश नहीं है। अच्छा। और इत्तेफाक से ऐसे हुआ और बहुत गर्म मौसम गुजरा। कराची में तो लकीली इतना गर्म नहीं, लेकिन ऊपर पंजाब में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। हो। तो अभी जी वहाँ तो 44, 46, 47 इस रेंज में टेम्परेचर चल रहे थे लाहौर और गिरदुनवा में। तो खैर अभी कुछ ना कुछ इम्कान है, जैसे आपने जिक्र किया, आज शाम रात में इस्लामाबाद और दूसरे इसी तरह साउथ पंजाब के चंद एक इलाकों में आंधी वांधी चले, कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश हो। बिल्कुल उसके पीछे जो जनूबी अजला है, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, वहाँ पर अच्छी बारिश मुतवक्की है। आज रात हो जाए, कल सुबह हो जाए, इस तरह से इम्कान है। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ ये मुझे बताएं कि ये पैटर्न वहाँ पर है क्या? रावलपिंडी में मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर जब शदीद हब्स होता है उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है, लोग वहाँ के प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भाई हब्स बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, अब बारिश होने वाली है। उसके बाद यही होता है कि आंधी चलती है और बारिश हो जाती है वहाँ पर। ये फिनोमेना हमारे यहाँ बारिश भी कराची में अगर होती है तो बस अचानक ही कोई बूंदाबांदी हो गई या हो गई, वो आंधी वाला फिनोमेना इतना ज़्यादा यहाँ वर्क नहीं करता। ये इसकी वजह क्या है वैसे? ये पैटर्न चेंज क्यों है? इसकी देखिए जी बुनियादी वजह तो इसकी ये है कि जो ओरोग्राफिक इफेक्ट होता है ना, यानी इस्लामाबाद के इर्द आपने देखा जो मार्कला की पहाड़ियाँ हैं, इसी तरह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं या जिस एरिया की पहाड़ियाँ हों, अच्छी ऊंचे पहाड़ हो, तो वो दिन में जितनी गर्मी पड़ती है तो वो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। जब वो पहाड़ों से टकरा कर ठंडी होती है तो लोकल डेवलपमेंट भी हो जाती है उन एरियाज में। तो वहाँ इस तरह से ये चीज़ कॉमन होती है। लेकिन कराची के इर्द गिर्द चूँकि इस तरह का ओरोग्राफिक जिसे या टोपोग्राफिक इफेक्ट हम कहते हैं वो नहीं है, तो लिहाजा यहाँ के और वहाँ के कटी पहाड़ी को भी पहाड़ समझे सर? कटी पहाड़ी का उस तरह का रोल नहीं है यहाँ। बेसिकली जो वहाँ का पहाड़ी का यहाँ कोई और रोल। और फिर हाँ,
सरदार साहब जरा जी। बता दें, अब जो ईद के बाद, अब जो आज कल परसों, अब जो 2 हफ्ते आ रहे हैं, कैसा वेदर रहेगा कराची में, मुल्क भर में? सुन रहे हैं गर्मी ज़्यादा होगी। देखिए कराची में भी जैसे चल रहा है 36 से कुछ ऊपर टेम्परेचर चल रहा होता है, तो अगले 3-4 दिन थोड़ा सा और 1-2 डिग्री बढ़ सकता है, 37-38 तक जा सकता है कराची में। तो कराची में तो अभी गर्मी ही है, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। और मेरे ख्याल में जून के आखिरी दिनों में जाकर ये जुलाई के पहले हफ्ते में बाकायदा मानसून की बारिश फिर शुरू होगी। होपफुली कराची में भी कोई 3 या 4 जुलाई के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त तक मतलब तो इस सरदार तरह साहब, ऑन एंड ऑफ बीच में 1-2 दिन गर्मी ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, इसी तरह का मिला जुला वेदर रहेगा मिला जुला कराची में। रुझान होगा। मैं ये अर्ज जी। कर रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि बारिश इस दफ़ा ज़्यादा होगी, तो ये इसका ये क्या चक्कर है? वाक़तन ऐसा है? जी ऐसा ही है। इसे हमारी भी असल में फोरकास्ट आपने शायद देखी हो, जो जुलाई से लेकर सितंबर की बाकायदा जो मानसून सीजन होता है उसकी परसों तरसों की तरह से रिलीज हुई है। तो उसमें पूरे मुल्क में ही एक सवाए एक्सट्रीम नॉर्थ के यानी गिलगित बल्तिस्तान और केपी के चंद इलाकों के अलावा बाकी पूरे मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिशें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। जितने भी मॉडल्स हैं, ग्लोबल मॉडल्स और हमारे अपने पीएमडी के मॉडल्स, वो यही सजेस्ट कर रही है, इंडिकेट कर रहे हैं कि मामूल से ज्यादा बारिशें। और उसमें विद हाई प्रोबेबिलिटी यही जो सदर्न सिंध है बशमूल कराची, सुजावल, ठट्ठा उसमें शामिल कर रहे हैं, उस तरफ बदीन और थरपारकर, और फिर ऊपर नॉर्थ ईस्ट पंजाब और फिर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान। ये जो 3-4 पॉकेट्स हैं, यहाँ पर वैसे तो सभी जगहों पर मामूल से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मामूल से ज़्यादा है विद हाई प्रोबेबिलिटी बाकी जगहों की निस्बत। तो इसलिए इम्कान यही है इस दफ़ा, चूँकि हमारी मानसून बारिशों की जो टेली कनेक्शन होते हैं पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि जस्ट लाइक 2022 वाला एक तरह से ना कुछ एरियाज में वही वाला सीजन हमें देखने का मिला। चलिए, थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब। और अब मैंने आपकी बात नोट कर ली है बारिश से मुतालिक। अब जब भी नहीं भी होगी तो मैं आपको ही कोट करूँगी, किसी और वेबसाइट को या ऐप को कोट। बिल्कुल जी, आप सरदार सरफराज साहब पे भरोसा रखें। अच्छा जी, हाँ, अब है मामला लोड शेडिंग का। एक बात मैं आपको बता दूं, जो कि बड़ा अच्छा खुशगवार, मुझे हैरत हुई, ईद के तीनों दिन गैस लोड शेडिंग नहीं हुई, और ये हुआ कि जब आपने चूल्हा जलाया उसमें आग भड़की। उसकी वजह थी क्या ना, बात है, उसकी वजह थी कि वो ऐसा लग रहा था गैस वालों की भी छुट्टी थी ना, तो गैस जिसने बंद करनी होती थी वो ड्यूटी पे नहीं था। मैंने अपने आप को चुटकी काटी कि ऐसा असल में हो रहा है कि नहीं, मतलब मैं चाय बना लूं कि नहीं, तो ऐसा हो गया। लेकिन तो घर में किसी ऐसी शख्सियत को आप कहती हैं चुटकी काटने का जिसको आप पसंद नहीं है? नहीं, घर में ताकि फिर आपको सही से अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता, बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो बहरहाल बात यह है कि जो चूंकि इंडस्ट्रीज बंद होती हैं और इधर उधर कोई डिस्कनेक्ट या डाइवर्जन नहीं होती, तो इस वजह से ये गैस की फराहमी बहाल रही, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बिजली का मामला ये है कि बिजली की लोड शेडिंग जारी रही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल रही। पेशावर, चारसद्दा, करक और स्वाबी समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद के दौरान बिजली गायब रही, और इस पर शहरियों का सब्र जवाब दे दिया और उनकी जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया। कुर्बानी में कितनी मेहनत होती है, गर्मी में आप कुर्बानी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गोश्त काट रहे हैं, कसाई के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे में जब आप थोड़ा सा फ़ैन ऑन करके या कोई AC ऑन करके बैठना चाहे तो लाइट ही नहीं है, तो फिर शहरी क्या करेंगे? शहरी सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। ईद के दिन भी एहतजाज, तो क्या आवाम को ज़रा रिलीफ ही दे दें ईद के तीनों दिन? क्या कर रहे थे ये जी इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने प्रोवाइड करनी थी? बहरहाल ये होना चाहिए था। अच्छा, तो ये मामलात हैं। अब ये शहर रहे, इसकी एक वजह ये भी है कि या तो भाई आप एलानिया लोड शेडिंग करें ताकि लोगों को टाइमिंग्स का अंदाज़ा हो और वो अपने तमाम तर जो दिन भर की रूटीन है उस हिसाब से सारा स्केड्यूल सेट कर ले। लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है ये बड़ी तकलीफ का सबब बनती है, और इसका कुछ पता नहीं होता, क्योंकि एलानिया में आप बता देते 1 घंटे जाएगी, 2 घंटे, इसका पता ही नहीं होता जी बिजली ने वापस कब आना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक मुस्बत चीज़ जो वो ज़रा रिपोर्ट कर दें। वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज़ हुआ है, 518 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 77,225 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये अच्छा आगाज़ हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का, और 518 पॉइंट्स का इजाफा अब तक देखने में आया है। ज़बरदस्त। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
तो वेलकम बैक वंस अगेन। अशफाक काफ़ी मिस कर रहे थे कि सियासत में वो गर्मा गर्मी नहीं है, तो आपने ऐसा कैसे सोचा? मैंने कैसे सोचा, अच्छा मुझे अभी अंदाज़ा हो रहा था, मेरी छठी हिस्स कह रही थी ये जो बिजली की बंदिश का जो मामला हुआ है ना, उसके बाद ज़ाहिर है कि रिएक्शन सामने आया होगा। और अली अमीन गंडापुर साहब बड़े अपनी बयानबाजी जो है वो की वजह से जाने जाते हैं। तो आप ये देख लें, बयान सामने हमने लिख के दे भी दिया कि वज़ीर आज़म को आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि आप KP का पैसा दो। अच्छा, बिजली दो न दो, पैसा दो। तो बहरहाल ये है कि पैसे अपने हिस्से का शेयर मांग रहा है। अच्छा, ये जो है ना, अब काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ईद से पहले से क्रिएट हुई भी थी, अब हम इसमें ज़्यादा शिद्दत भी देख रहे हैं। हुकूमत से शिकायत की है, फिर साथ में धमकी भी दे दी है। वही कहते हैं जी कि आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, हमें सूबे का पैसा दे दें, नहीं तो IMF को बताऊंगा कि पैसे हमारे नाम पर लेते हैं और हमें देते भी नहीं है। अच्छा, ये वाकई वज़ीर आज़म साहब को इस मामले पे देखना चाहिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आला साहब, यानी कि सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो वज़ीर आला होता है, तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब इस मामले को देखें कि है क्या मामला दरअसल। अच्छा, आपको पता है धमकी क्या दी उन्होंने? क्या? सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि उन पे तनकीद ज्यादा हो रही है। हमने मिल के सूबे का हक भी लेना है, हमें हक लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। अच्छा जी, तो अब आप ये देख लें कि एक जानिब वज़ीर आला साहब की ये स्टेटमेंट और दूसरी जानिब उनके PTI रहनुमा आतिफ खान साहब ये कहते हैं कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और सियासी मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। तो चलें, ये क्या मामला है ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। KP के मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ हैं। तो सर, ये बता दें कि इतना ये मामला शिद्दत क्यों इख्तियार कर रहा है? आतिफ खान कह रहे हैं कोई भी बात हो मुज़ाकरात, आई नो कि वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, बट इस मामले को भी बातचीत से हल कर लें। यहाँ से KP वज़ीर आला धमकी लगा रहे हैं वज़ीर आज़म को, फिर कह रहे हैं IMF से शिकायत कर दूंगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई इस पर बातचीत नहीं हो पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों में? जी शुक्रिया। आप खुद दोनों मीडिया के हैं, सही ताल्लुक़ रखते हैं और मीडिया को मॉनिटर भी करते रहते हैं, तो आपको पता है कि मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई पुरअमन तरीके से और एक अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में इस मसले को हल करने की भरपूर कोशिश खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने की। ठीक है, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं हो रहा और वफाकी हुकूमत बार बार अपनी कमिटमेंट से भाग रही है और वादे करने के बावजूद कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इस मसले को हल की तरफ जो है ले जाया जा रहा है या कोई पेशरफ्त की जा रही है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? जहाँ तक वज़ीर आला साहब के इक़दामात का ताल्लुक है, तो वज़ीर आला साहब कई बार वफाकी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर से भी, अवैस लगारी साहब वफाकी वज़ीर तवानाई से भी और तमाम जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनसे मिल चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं। कमिटमेंट्स के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो मजबूरन अवाम का प्रेशर होता है। हमारी हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है और एक जेन्युइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की हम पैदावार नहीं है, तो हमारे ऊपर अवाम का प्रेशर है, हमारे वोटर्स का, और वो जाहिर है मसले का हल चाहते हैं। आप खुद मुझे बताएं कि 24 घंटे में से अगर 22 घंटे लोड शेडिंग इस शदीद गर्मी में हो और कमिटमेंट्स के बावजूद कि उस लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाएगा और खुद ही शेड्यूल भी जारी करते हैं कि हम कम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने ही शेड्यूल पे अमल नहीं कर रहे, तो अगर आप दोनों के पास कोई तजवीज़ है तो आप बताएं। मैं बिल्कुल हमारा एतराज़ इस चीज़ पे है कि आप ज़ाहिर है कि सियासी लोग हैं एंड ज़ाहिर है कि उसके अंदर सेंसिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है और हम ये समझते हैं कि मामलात ऐसे ना हो, क्योंकि ये मैसेज दुनिया भर में जा रहा होता है। IMF से मुतालबा करना कि IMF को शिकायत करेंगे, फिर चीखें निकल जाएंगी, ऐसे इक़दाम करेंगे, लाने वालों की भी चीखें निकल गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डू यू थिंक कि दिस इज द राइट वे? चले, मुझे एक बात की तो खुशी हुई कि आपको हमारे मुतालबे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जेन्युइन समझते हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो जेन्युइन हैं। जी, मुतालबात जो भी हो वो सॉर्ट होने चाहिए, असल बात यही है। जी, तो मतलब ये है कि हमारा तो इस वक्त जो इशू है वो बिजली हमें प्रॉपर तरीके से ना देना है, कि बिजली हमसे सस्ती खरीदी जा रही है लेकिन हमें महंगी बेची जा रही है, और महंगी खरीदने के बावजूद हमें दी ही नहीं जा रही, और जो हमारे साथ सप्लाई की कमिटमेंट्स हैं वो कमिटमेंट्स भी ऑनर नहीं की जा रही।
तो ये अच्छा हुआ कि चलें आप लोगों ने ये तो एग्री किया कि हमारे मुतालबात जायज़ और ठीक हैं। अब रह गया हमारा अंदाज़। हमारा ये है कि सैफ साहब हम ये कह रहे हैं कि मुतालबात जो भी हैं, जाहिर है कि आप लोग सियासी लोग हैं और आपको ये भी पता है कि सूबे के आवाम की प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो भी मुतालबात हैं वो सॉर्ट किए जाएं और हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब रिसेप्टिव हों और वो सुने, क्योंकि बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो हल नहीं होगा मामलात का। तो हम ये चाहते हैं कि देयर हैज टू बी मैकेनिज्म, बजाय इसके कि यहाँ पर बैठ के हम उस चीज़ को हवा दें कि जी उन्होंने ये कह दिया तो फिर आपने क्या कहा। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका देंगे। लेट्स नॉट आर्ग्यू विद ईच अदर ओवर द वर्ड्स वी यूज। हम जो अल्फाज इस्तेमाल करें उस पे ना उलझें। इशू पे बात है और इशू को आप भी समझते हैं कि जेन्युइन इशू है। अब रह गया अंदाज़े तखातब, जिस तरह से हम मुखातिब कर रहे हैं हुकूमत को, आपको उस पर एतराज़ है तो उसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात ये हैं कि पिछले 3 महीनों से किसी एक मुतालबे पर अमल नहीं किया जा रहा। आप मुझे ये बताएं, चलें बिजली की बात तो एक अलग बात है, IMF को तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या चीफ सेक्रेटरी के लिए एक ग्रेड 22 का अफसर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देना भी कोई बड़ा क़यामत वाला मुतालबा है कि हम कह रहे हैं कि जी क़यामत वक्त से पहले आ जाए। ऐसा फोरम नहीं है गवर्नमेंट का, कोई कोऑर्डिनेशन हो दोनों विफाक और सूबे के दरमियान, जहाँ पे ये मुतालबा रखा जा सके कि भाई विफाक नहीं हमारी सुन रहा, बजाय इसके कि IMF को बीच में लेकर आया जाए। सदफ, मैं IMF पे आता हूँ, आप IMF को बार बार उठा रही हैं, I'll come to that, लेकिन मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरी बात है उसको भी तो आप कोई कंसिडर करें ना। आप भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बन के सिर्फ अपनी बात कर रही है, दूसरों को मेरा प्रॉब्लम नहीं सुन रही। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो तो वजीर आजम है, मैं तो बन भी नहीं सकती वजीर आजम। मुझे एक चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। अच्छा। मैं आपको बतौर मिसाल ये बात दे रहा हूँ, ये अंदाजे कलाम होता है, जब आप बात करते हैं तो आप एक मिसाल देकर अपनी बात को जाहिर करते हैं। मैं वो तरीका इस्तेमाल करते हुए आपको बता रहा हूँ कि अगर एक चीफ सेक्रेटरी, जो इनके पास सैकड़ों ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो हमें दिए जा सकते हैं, एक बंदा नहीं दे रहे पिछले 3 महीने से, बार बार मुतालबों के बावजूद, फोरम्स पे मुतालबों के बावजूद, तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी नीयत हमें बिजली देने की कहाँ हो सकती है, जिसमें यकीनन इखराजात होते हैं। वो तो नहीं, इसीलिए तो हमारा प्रॉब्लम है। दूसरी बात IMF की बात है। IMF को हम ये नहीं कह रहे कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें। IMF जब इनके साथ बात करता है तो ये उसको अपना तमाम ऑडिट पेश करके देते हैं। वो इनका ऑडिट करते हैं और ये उस ऑडिट को एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें जो कमजोरियां होती हैं वो हाईलाइट जब होती है तो उनको ये सदेबात भी उनका करते हैं। इसीलिए ये शर्मनाक किस्म का टैक्स जो आया है, बजट जो आया है जिसमें शर्मनाक किस्म के टैक्सेस डाले गए हैं, ये IMF ही के कहने पर डाले गए हैं। तो अब रह गई बात हमारी कि हम क्यों IMF के पास जाएंगे। हम एक बात थी, एक अंदाज था कि भाई हम IMF को आपकी ये सारे करतूत बताएंगे कि आप उनसे तो अपने लिए सपोर्ट ले रहे हो, लेकिन वही चीजें नीचे सूबों को नहीं दे रहे हो जिनके माली वसाइल की। तो अभी ये जो बात की गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कोई वहां से जवाब सामने आया, कोई रिएक्शन सामने आया, कोई यकीन दहानी करवाई गई, हुआ क्या इसके बाद? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की गई है वो मेरे ख्याल में जेन्युइन बात है। हमने ये तो नहीं कहा कि आप हमें फुल टाइम बिजली दें, हमने ये कहा है कि आप हमें 12 घंटे की लोड शेडिंग करें, जो आप खुद कहते हैं कि कानूनी तौर पे हम करना चाहेंगे। तो हम आपका मुतालबा ये एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि ठीक है आप 12 घंटे की करें, लेकिन 18 और 22 घंटे की ना करें। ये आपका बजा मुतालबा है। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है और सूरत हाल है। दूसरा मुतालबा हमारा ये कि 1600 अरब रुपए आपने बिजली ही की मद में, जो बिजली आपने हमसे खरीदी है, आपने हमें देने हैं। तो कम से कम ये बहाना ना बनाएं कि हम बिजली चोरी कर रहे हैं या हम जो है आपको आपके बकाया जात नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पैसे तो आपकी तरफ पड़े हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एटलीस्ट जो आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है वो हमारे ही पैसों से हमें ठीक कर दें, जो आपने अपने पास रखे हुए हैं वो ठीक कर दें, उसके बाद हमारा मसला कोई नहीं है। क्या जबरदस्त तरीके से आपने अपने मुतालबात रखे। मामला सॉर्ट आउट हो जाए और जाहिर है इस गर्मी में जो अवाम है उसका जाहिर दर्द रखती है KP हुकूमत और वो चाहती है तो। लेकिन एक चीज़ और जाहिर है, जब इतनी गर्मी है शहरी भी एहतजाज कर रहे हैं, ईद के दिन भी वो एहतजाज पे निकले हुए थे, हम खास तौर पे देख रहे थे, क्योंकि हमने भी रिपोर्ट किया है कि लोड शेडिंग वहां पर ज्यादा है। फिर अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? नहीं अगर बात सुनी जाती, नहीं कोई रिस्पॉन्स आता, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। हम कानूनी आईनी तरीक़ेकार के तहत जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उसके लिए अगर अदालतों का फोरम इस्तेमाल हो सकता है तो करेंगे, लेकिन अदालतों से कोई ज़्यादा उम्मीद हम नहीं रखते, क्योंकि अदालतों का ये प्रॉब्लम है, वो ये कह देती हैं कि पॉलिसी मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं करते। तो जब पॉलिसी मैटर में आप इंटरफेयर नहीं करते तो जाहिर है कि फिर अगर उस मामले में कोई किसी सूबे के साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतें खामोश रहेंगी। हमारे पास फिर जमहूरी एहतजाजी का रास्ता है और वो हम कर रहे हैं, हमने उसका स्टार्ट ले लिया है।
कल जो कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा में कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे गए और उन्होंने फीडर्स पे कह दिया कि हमें आप बिजली दें और 12 घंटे की लोड शेडिंग करें, तो हम अब वो मॉनिटर कर रहे हैं। अगर इसमें नहीं हमारी सुनवाई होती मरकज की तरफ से तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हमारे ऑप्शंस खुले हुए हैं और उस पर फिर आपको पहले से बताना मुनासिब नहीं है। लेट्स हैव मेनी अदर प्रोग्राम्स हम करेंगे, आप प्रोग्राम करते रहेंगे और मैं आपको वजाहतें करता रहूंगा कि हम तो चाहते हैं कि मसला जल्द से जल्द हल हो। थैंक यू सो मच। टू बी सॉर्टेड और वरना वजीर आला साहब बता देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि नेक्स्ट उनका स्टेप क्या होगा। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब। मुशीर इत्तलात खैर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। भाई मुतालबा हो तो वो सुना जाना चाहिए, एक चीज़ ये है, लेकिन देयर इज़ अ मेथड टू मैडनेस। तरीक़ेकार जो है वो ज़ाहिर है बड़ा मैटर करता है कि किस तरीके से आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन आवाम परेशान रहे हैं, ये बात है। केपी में लोड शेडिंग का जो सिलसिला था, सोचें इतनी गर्मी में और ईद पर लोड शेडिंग, और वो ज़ाहिर है अपने सियासी नुमाइंदों की तरफ देखते हैं कि भाई सही बात ऐसे ही है। अच्छा ज़रा हम बजट पर आ जाते हैं और बैरिस्टर साहब भी बजट को टैक्स कह गए, मैं भी अक्सर बजट को टैक्स कह देती हूँ, इतने सारे टैक्सेस हैं। बहरहाल तो आज शाम 5 बजे दोबारा इजलास शुरू होने वाला है बजट के हवाले से। इजलास में 2 निकाती एजेंडा है जो जारी कर दिया गया है और अब बाकायदा बहस शुरू होगी जो बजट पेश किया गया था वफाक की जानिब से। तो अब देखते हैं, बहुत सारी ऐसी तजवीज़ दी गई थी, उस पर क्या क्या एतराज़ात आते हैं ये देखना होगा। सो अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब वो बजट पर बहस का आगाज़ करेंगे और फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। सो अपोजिशन ने बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामा आराई का जो एक फ़ैसला है कहा है कि वो हम उसको जारी रखेंगे और ये 1 हफ्ते ये बहस जारी। अच्छा, मैं तो बस ये कहता हूँ कि भाई ये बजट की जो दस्तावेज़ है वो लाजमी तौर पर तमाम अरकान असम्बली को पढ़नी चाहिए। हाँ। पता होना चाहिए कि जिस हल्के की नुमाइंदगी करके फ़र्ज़ करें 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 70,000, 1 लाख आप वोट लेके आए हैं, तो ये बड़ा आपके ऊपर एक कर्ज होता है कि आप वो पढ़ के समझ सकें कि दरहकीकत मसला है क्या। और ये आजकल तो बड़ी मालूमात में बैठे इसलिए कानून साजी करने बैठे हैं, लेजिस्लेटर्स हैं ना भाई, लेजिस्लेटर्स हैं, तो जितना टाइम लग सकता है लगाएं, लेकिन एक शिक पढ़ें और उस पर आवाम की जितनी आप नुमाइंदगी कर सकते हैं करें, बिकॉज यही आपका फोरम है, यही हमारे सियासतदानों का फोरम है और इसलिए आवाम आपको मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं। अच्छा जी, एक ख़बर हमारे पास आई है, वो स्क्रीन पे आपसे शेयर करेंगे, पोलियो वायरस से मुतालिक है। और ज़ाहिर है कि आपको पता है कि पोलियो से मुतालिक हमारे यहाँ इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन मुल्क के 2 शहरों के 3 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। और आप सोचें कराची का इलाका केमाड़ी है और पेशावर के सीवरेज में पोलियो पाया गया है। तो जहांगीर खान से जान लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा मज़ीद डिटेल्स। जी बिल्कुल, रवा साल 4 सूबों से 185 सैंपल्स हैं जिनमें पोलियो की तस्दीक हुई है, जबकि मुल्क के 45 अजला भी सीवरेज जो उनकी है वो पोलियो वायरस से आलूदा हो चुकी है। ये जो मुतासरा अजला है कराची, जिसके 2 सैंपल दिए गए हैं केमाड़ी से, और पेशावर की सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पेशावर का इलाका नरे और फलोसी है और पेशावर कराची के जो केमाड़ी औरंगी नाला और मोहम्मद खान कॉलोनी है जिसकी सीवरेज पोलियो पॉजिटिव निकली है। रवा साल कराची केमाड़ी के 11 सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया है। जहांगीर, आपने हमें डिटेल्स बताई, थैंक यू सो मच। और अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी, एक बार फिर से शो में आपका खैर मकदम करते हैं। 1 घंटा हमारा गुजर चुका है और अब 1 घंटा इंशाअल्लाह बाकी है, खैर आफियत से ये भी गुजर जाएगा। अच्छा, सदफ अब्दुल जब्बार, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुआ। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी उस पर मज़ीद आगे जाना बनता नहीं था, लेकिन एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि एक तो अमरीका की जो टीम थी वो वाक़तन इतनी कच्ची नहीं थी जितना हम समझते रहे। देवर अ गुड टीम और उन्होंने हमें सही हराया। आप ये देखिए उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ क्या किया, दे ऑलमोस्ट वॉन द मैच। अब उसके अंदर फ़र्क क्या था, साउथ अफ्रीका की टीम में रबाडा ने जिस तरीके से 19वां ओवर फेंका, यानी कि आप सोचिए 19वें ओवर तक सिचुएशन ये बन चुकी थी कि आपको लग रहा था कि भाई 28 रन रह गए या और वो 2 ओवर्स में बन जाएंगे, जिस तरह से उनके सेट बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। 19वें ओवर में रबाडा ने सिर्फ 2 रन दिए। अब आप सोचिए पाकिस्तान के पास क्या चीज़ लैक कर रही थी, हारिस रऊफ का ओवर, जिसके अंदर उन्होंने 15 रन का दिफा नहीं कर सके और उसके बाद फिर हम सुपर ओवर में भी हारे। प्रॉब्लम क्या है, 2 चीज़ों की, हमारे बॉलर्स की बॉलिंग और दूसरा ये है कि हमारे पास पावर हिटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिल सॉल्ट ने जिस तरह से बैटिंग की, 1 ओवर में 30-30 रन बनाए,
ठीक है, जो अमेरिका के प्लेयर थे उन्होंने किस तरीके से बैटिंग की, हमारे पास पावर हिटर्स नहीं है। इसके साथ साथ वो जो हारिस रऊफ के साथ जो इंसिडेंट था उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी तो हम भी भाई मजम्मत ये नहीं करते होना चाहिए। किसी की फैमिली को आपने निशाना नहीं बनाना, किसी के बारे में भाई अगर वो हारिस रऊफ वाज राइट, वसीम बादामी ने भी ये मेंशन किया था कि भाई अगर एक शख्स सही बॉलिंग नहीं कर रहा उसमें उसकी वालिदा या उसके वालिद साहब का, उसकी फैमिली का क्या कसूर है भाई। खेल पे तनकीद करें, उसकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, लेकिन आप उसकी जातियात पे, उसकी फैमिलीज पे अगर आप कोई बात कहेंगे तो इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ऑब्वियस। और आई एम ग्लैड कि बहुत सारे लोग इसमें सपोर्ट को आए हारिस रऊफ की, लेकिन उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने के साथ साथ खेल रहे हैं जी, खेल को खेल रहे हैं, जाती दुश्मनी बनाने की कोशिश ना करें। और प्लेयर्स की भी अपनी लाइफ होती है तो उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखें। अच्छा, और नहीं, और प्लेयर्स की जात पे तनकीद करें, उनकी जात पे, उनकी फैमिली या अगर वो फैमिली के साथ हो तो इस चीज़ का एहतराम करें, लेकिन एक ही साथ साथ पे भी परफॉर्मेंस से जी जी साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जिस तरीके से लोग सपोर्ट में आए उसी तरीके से परफॉर्मेंस पर भी क्रिटिसाइज करने में वो लोग सामने आए और उस चीज़ की निशानदेही करें जो ठीक नहीं है। और फिर क्योंकि आप ये देखें कि इट्स नॉट जस्ट अ गेम फॉर अस, हमारे पास एक वाहिद अपनी टेंशन रिलीज करने का एक जरिया है और इसके ऊपर हम गरीब मुल्क हैं और हमारी टीम अमीर है, उसके ऊपर हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आई थिंक हमारा जो एक क्रिकेट से एक जो लगाव है ना वो इसलिए भी है बिकॉज हमारे ये एक ऐसी ब्रांड है इंटरनेशनली जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे। चलिए इस पे तो हम आगे जाके मजीद भी बात करेंगे, अपने ज़रा गम मजीद आपके साथ गलत करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा हम एक बार फिर से कुर्बानी के फेज़ में चले आते हैं क्योंकि उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। खालों का बड़ा मसला होता है और अक्सर और बेशतर अगर सही तरीके से खाल ना उतारी जाए या उसकी देखभाल ना की जाए तो फिर क्या होता है। अच्छा, आप सोचें, आप खालों का कह रहे थे और प्रोड्यूसर साहब भी फरमा रहे थे खालों का, और मैं इतना खुश हो रहा था कि वो शिराज साहब फरमा रहे हैं कि खानों का तज़किरा कर लें, तो मैंने कहा वाह, एक बार फिर से हम खानों का तज़किरा करेंगे। लेकिन बहरहाल ये खालों का तज़किरा हो रहा है, कुर्बानी की खालों का तज़किरा हो रहा है। और आप ये देखिए कि होती हैं, खाना खाना होता है, उसको मत समझिए। अच्छा, तो इस दफ़ा गर्मी एक तो शदीद है और दूसरा सदफ ने सही कहा कि अगर आपके पास कोई नीम कस्साब आपको मिल गया हो तो वो खालें ज़ाया कर देते हैं, खाल सही से नहीं उतारते और ऐसे में नुकसान होते हैं। और फिर यह है कि कुर्बानी की खालों से आप ये सोचिए जो इंडस्ट्री होती है उसकी 20% तलब पूरी होती है और गैर मुनासिब अगर हैंडलिंग हो तो उससे ये खालें ज़ाया होना 40% ज़ाया हुई हैं गैर मुनासिब हैंडलिंग से। और जानवरों की खालों की जो मालियत बताई जा रही है वो तकरीबन 8.5 अरब रुपए है और ईद पर कुर्बानी के जानवरों से लेदर इंडस्ट्री एक ज़माना होता था, ने भी कहा बड़ी डिमांड पूरी होती है। एक ज़माना होता था हमें पहले दिन ही पता चल जाता था कि कितने अरब की खालें जमा हुई हैं और ऐसा वैसा। ये तो ईद उल फितर भी पता चल जाता है कितनी शॉपिंग हुई, कितनी खरीदारी की इस दफ़ा लोगों ने। ऐसा ही है। लेकिन अब तो लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो तो हर साल कम से कम होती जा रही है। बहरहाल एसोसिएशन ये बताती है कि खालों की ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से ना सिर्फ मकामी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात हो सकती हैं बल्कि एक्सपोर्ट पर भी मनफी असर पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा करें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन साउथ जोन मोहम्मद शफी साहब। बहुत शुक्रिया शफी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक चीज़ ज़रा समझाइएगा कि ये ईद उल अज़हा पे हमने ये तो बता दिया कि 20% इंडस्ट्री जो है उसकी ज़रूरत पूरी होती है अगर खालें सही तरीके से जमा की जाएँ। ये मिस हैंडलिंग होती क्यों है? क्या ये इब्तदाई तौर पर जब खाल उतारी जाती है उस दौरान होता है ये मामला, या आगे उसके बाद उसको कैरी करना या फिर सही तरीके से प्रिजर्व करने में मसाइल हैं जिसकी वजह से ये होता है? थैंक यू सदफ एंड थैंक यू अशफाक। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आप फरमा रहे थे कि काले क्यों ज़ाया हो रहा है। काले इससे ज़ाया हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे ईद के सीज़न होती है उस वक्त ये होता है कि अनऑफिशियल जो कसाई होती है, जो प्रॉपर कसाई नहीं होती है, सबसे पहले वो आके कालों को ज़ाया करने के शुरू हो जाती है, वो होती है। उसके बाद जो इसको कालों को प्री जो है सिक्योर नहीं हो सकती है। क्योंकि नहीं हो सकते कि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने देखा लास्ट 3 डेज में जितनी गर्मी के टेम्परेचर था कराची में जितने हाई थी, तो उस वजह से कालों को उसी वक्त प्री रिज़र्व करनी होती है जो नहीं कर सकते आवाम में, इतना नहीं है। ख़ास तौर पे इदारों को तो जो इदारों को कालें मिलती है वो तो उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, उनको पता होता है कैसे कालों को रिज़र्व की जाए।
मगर जो थोड़ा सा हमारे बता अवाम देना में, शफी अवाम साहब, को वैसे इतना awareness- प्रोसीजर होना क्या चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर जानवर है, प्रोसीजर ये होना चाहिए कि सबसे पहले काल को कोशिश करे कि उसको गीला ना किया जाए। अच्छा। गीला ना होने के साथ साथ धूप से बचाया जाए। ओके। जैसे आपका कुर्बानी के जानवर के काल उतरती है, उसको किसी चाव में रखा जाए, जैसे 2 घंटे, जब तक वो जिस इदारे को जहाँ तक पहुंचाना है, उसको कोशिश होना चाहिए कि जितना जल्द से जल्द होगा उनके हवाले कर दे, ताकि वो काले जो है ऑन टाइम वेयर हाउस पे पहुंचे। उसको जो भी फर्स्ट प्रोसीड होता है वो उस पर होना चाहिए। ओके। और दूसरा ये है कि ये जो खालें उतारने के बाद फौरन किसी थैली में बंद करके रख दी जाती हैं, उससे भी उनमें बदबू पैदा हो जाती है। नहीं, वो उससे तो कोई फर्क सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो तेलियों में बंद करते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखे, कालों में और सब्जी में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे आप गोश्त को तेली में रख के धूप में रख के, तो उसका क्या असर होती है, बिल्कुल सेम ऐसे इसमें कालों का भी यही तो अभी जो reaction होती है। एस्टिमेट आया कि 40% खालें ज़ाया हुई हैं, तो वो ज़्यादातर किस वजह से ज़ाया हुई, ये सामने आया है? कुछ वजह वजूहात सामने आई? 40% तो देखिए बिल्कुल 100% ज़ाया नहीं होता है, मगर ये कि इसमें 20-25% ज़ाया ही हो रहा है। अच्छा। 40% का मतलब है कि काल डैमेज हो जाती है। जिस क्वालिटी में वो कुछ काल जो बनना होता है वो उस क्वालिटी का नहीं बनती है। अच्छा। एक्चुअली है कि साल में 1 टाइम ये जो सीजन आता है, इसमें अच्छे जानवर का ज़बा होता है कुर्बानी में। इसमें काव हाइट्स का भी होता है, बकरे का भी होता है। ये सबसे अच्छे क्वालिटी का स्किन्स होती है, जो ऑन टाइम हैंडलिंग ना होने की वजह से ये ज़ाया हो रहा है। पूरे साल में ये सीजन होता है जो सबसे अच्छे काले टैनर्स को मिलती है। अच्छा, तो शफी साहब आप इसमें अपने बंदे निकाला करें ना, कि जाके लोगों को थोड़ा सा गाइड किया करें कि ना, हम भाई तो अपने फ्री, कान हम कैसे रखें। सोशल मीडिया में अपना सारा फ्री, हमारा जो पूरा एक प्रोग्राम होता है वो पूरा वायर कर लेते हैं सोशल मीडिया में। ऑलरेडी हमारा वीडियो वायर हुआ है अच्छा। कि किसी उसको प्री सिक्योर की कर सकते हैं स्किन को। जी बिल्कुल। अच्छा, असल में उसमें चक्कर पता है क्या होता है? क्योंकि खालें आपको पता है कि वो लोग बेचते तो है नहीं, वो तो अतिया ही की जाती हैं वन वे और दी अदर। तो दूसरा जो जमा करने वाले होते हैं, इसमें उनकी नहीं, जो तरबियत जमा बहुत करने जरूरी है, वाले जो इदारे- जमा करने वाले इदारे, उनको पता होता है, उनके पास ट्रेन बंदे होते हैं, वो उनको ओके। सिक्योर कर लेते हैं। आवाम जो स्किन जो काले ज़ाया होती है, जो डैमेज होती है, वो जिन्होंने स्लॉट किया वो उन्हीं के पास ज़ाया हो रहा है। जिन इदारों के उसकी पास वजह भी एक है। वहाँ पे काले ज़ाया नहीं हो सकते। शफी साहब, सच्ची बात ये है कि उसकी वजह भी ये है कि उनका कोई उसके अंदर कोई फायदा रह नहीं जाता। वो कहते हैं खाल हमने देनी भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है ना इंसान की नहीं, आप mentality। इवन मैं लास्ट ईयर का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे ड्राइवर ने कोई साइट पे रखा हुआ था जिसको हमें जेन से निकल गया किसी इदारे को देना है। अच्छा। जब हमने 6 घंटे के बाद जब इदारे के पास भेजे, इदारे ने बाकायदा चेक किया, अगर वो काल सही था तो उन्होंने ले लिया, ये काल सही नहीं था उन्होंने लिया भी नहीं वो काल को। अच्छा। यहाँ तक इतने एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, क्योंकि अगर काल ज़ाया हो चुका है तो क्यों खामा लेके उसको डंप करना भी पड़ता है दोबारा अगर ज़ाया हो रहा है। तो इस बार जो ये बताया जा रहा है कि मकामी मार्केट को भी नुकसान पहुंचेगा, एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा, वो क्या एस्टिमेट है? देखो, इस ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लास्ट ईयर से 20-25% कम कुर्बानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे पास कुर्बानी हुई थी, काव हाइट्स की तकरीबन 2.8 मिलियन हुई थी, और जो बकरा है वो 3.3 मिलियन स्किन हुई थी, और शीप स्किन 3,85,000 हुई थी, और बफलो 1,65,000 और कैमल 98,700 हुई थी। तो इस साल क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 से 25% डिक्लाइन इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे डिक्लाइन होगा इस साल। ओके, चलें। और दूसरा ये कि इस वक्त जो पॉलिसीज चल रहा है गवर्नमेंट की, उस वजह से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो है बिजनेस भी, एक्सपोर्ट भी शायद डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्सपोर्टर पे जिन्होंने टैक्स ऐड किया है, जिसका सारे एक्सपोर्टर्स उसको डिनाई कर, उसको एग्री नहीं है उससे। लास्ट आपका देख रहे का फेडरेशन में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हर फोरम जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो आवाज उठा रही है। वो तो आप देखें ना, वो पास होगा तो अभी तो उस पर बहस होगी, फिर पास होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत शुक्रिया आपका। मगर हम देखो, अगर हम इस वक्त एक एक्सपोर्टर को तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सहूलत मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे काले जो है 99% एक्सपोर्ट ओरिजिन है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है। जो हमारे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट है, जो हमारे लोकल जो काले अवेलेबिलिटी, वो हमारे 20-25% पूरा कर रहा है। हमारे 80-75% हम तो काले बाहर से इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शफी साहब। बात यह है कि सबने देना है। अब ये तो हो नहीं सकता कि तनख्वाहदार तबका ही सिर्फ टैक्स देता है, उससे एक्सपोर्ट वसूल किया जाए। तो इस पे एक्सपोर्टर्स पर ये हो रहा था ना, इसके ऊपर कहा गया था कि मंजूर। अच्छा, हमें कराची लिए चलते हैं आपको, वहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने उनसे यही कहा, एक रिक्वेस्ट की है कि 40 टोल प्लाजा और उसके पीछे जो बैक एंड पे इसका स्मार्ट सिस्टम है, उसके साथ फ़िलहाल आप कैमरास को कनेक्ट करें अपने,
और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंटरसेक्शंस, कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स अपनी एस्केप ढूंढते हैं। एक तो होता यह है कि हमें ऑब्वियसली जब कोई ऐसी वारदात होती है तो देन वी गो एंड स्टार्ट लुकिंग एट द कैमरास और वी वर्क बैक और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट सिस्टम जिसमें उसकी तस्वीर दे दी जाए, और वो आज उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि यू कैन डू दैट, कि जहाँ से भी वो क्रिमिनल या बंदा गुजरेगा, उन्होंने मेरे ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके अभी दिखाया था कि मैं कहाँ कहाँ से गुजरा हूँ पिछले कुछ दिनों में। आई होप दे आर नॉट ट्रैकिंग मी लाइक दैट। तो वो कर सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है और इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्दी एक्सपैंड करेंगे ताकि इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करें। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, क्राइम से पाक इन्वायरमेंट दें। हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं क्राइम के अंदर, क्राइम सिचुएशन के अंदर। मैं हर जगह बताता हूँ कि 2007 में हमारी कोई हाईवे सेफ नहीं थी। आप और मैं कई जगह बता चुका हूँ कि 2007 का अप्रैल मुझे याद है कि मुझे अगर सक्खर से नौदेरो जाना पड़ता था तो मुझे वेट करना पड़ता था कि एक पुलिस और मिलिट्री का एस्कॉर्ट हो, 30-40 गाड़ियाँ इकट्ठी हों, फिर उनको एस्कॉर्ट करके ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज़ वेयर वी वर। कराची के अंदर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऑन एन एवरेज टेररिज्म के वाक़यात होते थे। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि रूरल एरिया में अब मैं सेफली कह सकता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको इस तरीके की एस्कॉर्ट की ज़रूरत होती है। इसका ये मतलब नहीं कि क्राइम ख़त्म हो गया है, क्राइम अभी भी है, लेकिन अब मसला क्या है आज का मैं आपको बताता हूँ। मुझे सुबह बताया था कि वो क्रिमिनल इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपने सेफ हेवन से बाहर निकल के आज सुबह उन्होंने कश्मीर में एक पुलिस चौकी पे हमला किया। देखने में तो ये बड़ा लगता है ना कि जी क्रिमिनल आ रहे हैं पुलिस चौकी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी उनको इतना मजबूर किया है कि वो रिटेलिएट इस तरीके से कर रहे हैं, और उसमें हमारे 3 जवान ज़ख्मी हुए। इंशाल्लाह ताला हम इन क्रिमिनल्स को आज से 2 दिन पहले घोटकी में हमने जो पिछले साल घोटकी के अंदर हमारे 5 जवानों को शहीद किया था, उस गैंग के 2 डाकू जहन्नुम रसीद किए हैं। तो ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। मैं एक काफ़ी पुरानी बात है और मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, और मैं भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ आईजी साहब को पता है, आए दिन इन पे थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाता हूँ या अफसरों पे नाराज़ हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया, बिकॉज दैट इज़ माई जॉब। आई बिलीव आई हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर फाइन। बट आप अगर दूसरी तरफ भी देखें ना, मैं वो 3 या 4 साल पहले चीफ मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स who'd just been recruited came to see me। वो यूनिफॉर्म पहन के एक जवान, एक बच्चा ही था, he was like must be in his 20s, उसने आया तो मैंने उससे पूछा आपने पुलिस क्यों ज्वाइन की। एक बड़ा नॉर्मल सवाल होता है ना कि आप नौकरी पे जाते हैं, आपसे सवाल करते हैं आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसने मुझे जो जवाब दिया ना वो मुझे अभी तक याद है। उसने कहा सर शहीद होने के लिए। ये उनका जज्बा होता है। हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम उनके ऊपर भी ऑनस है कि अगर पुलिस को अपनी
जो उनको काम दिया जाता है वो तनदेही से अगर करेंगे, यू आर द बेस्ट प्रोफेशन दैट एनीबडी कैन बी इन। आप वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर शहरी जो है आपका वो सुकून से अपने दफ्तर जाए, वापस आए, रात को चैन से अपने घर पे सोए, उसको ये परेशानी ना हो कि उसके बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो खैरियत से वापस आएंगे। ये पुलिस का काम है और इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके, और इसमें मैं शहरियों को भी कहूँगा कि साथ दें, हम कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से जहन्नुम रसीद करने में। ये सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं और मैं थोड़ा सा वार्न भी करना चाहता हूँ उन लोगों को जो समझते हैं, राइटली सो, शायद हमारी कमज़ोरियाँ थी ओवर द ईयर्स कि हम लोग ये समझते हैं कि जी दे कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। और छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत लोगों को शौक़ है अपनी गाड़ी पे जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी, और वो खुलेआम घूमते हैं। अब वो नहीं चलेगा, इसलिए कि ये सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें। अगर किसी भी टोल प्लाजा से आप गुजरेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेज में जैसे मैंने कहा कि ये मेजर इंटरसेक्शंस पे होगा, अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट गलत होगा तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड से जाके उसी वक्त चेक कर सकते हैं कि भाई ये करोला नहीं, ये सुजुकी का नंबर प्लेट है, या ये काली नहीं सफ़ेद गाड़ी है जिसके नंबर प्लेट है जो आप लगा के घूम रहे हैं। एंड मैं वो जो वार्न कर रहा हूँ ना, इसलिए कि मेरा बड़ा दिल खोलता है जब मैं देखता हूँ। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, आपको याद होगा, पहला काम मैंने ये किया था, वो चीफ मिनिस्टर हाउस की गाड़ियों पे वो सीएम का एक मोनोग्राम लगाया होता था कि चीफ मिनिस्टर सिंध और चलो भाई घूमो। मैंने उस गाड़ी पे पहले दिन तो बैठा था, नेक्स्ट डे आई सेड आई विल नॉट सिट इन दिस कार, इसलिए कि अगर मैं खुद नहीं एग्जाम्पल सेट करूँगा तो मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ। वो सारी गाड़ियाँ रजिस्टर कराई थी, उन पे एक्चुअल नंबर प्लेट्स लगाई थी, और वो अभी तक आई होप वैसे ही हो रहा होगा कि कोई भी गलत नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। तो मैं एक तो आम शहरी, दूसरा सरकारी अफसरान भी ये बहुत करते हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी पे सरकारी नंबर प्लेट लगाई। सो आई एम वार्निंग देम कि ये पकड़े जाएंगे। वैसे भी मैं कहीं कोई देख लेता हूँ तो अभी मेरे ख्याल पिछले एक हफ्ते में 3 या 4 गाड़ियाँ तो मैंने खुद पकड़वाई हैं आईजी साहब से, जहाँ पे भी देखता हूँ कि मुझे अच्छा वो सामने नज़र आती है, और मैं पुलिस को ये कहता हूँ कि यार आपको क्यों नहीं नज़र आती है गाड़ियाँ चलती हुई। तो खैर ये पकड़े जाएंगे। इस सिस्टम के साथ हमें दूसरा एडवांटेज क्या होगा, जैसे भी बताया कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉ मिनिस्टर भी है हमारे, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वैसे भी कम बात करनी चाहिए इस मामले पे। हमें लोग पकड़ते हैं, हमारी गलती है, हमारी, मैं अपने ऊपर लूँगा, हमारी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से उनको जल्दी बेल मिले और फिर वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। 80,000 के करीब एब्सकॉन्ड। तो ये वज़ीर आला सिंध गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और थोड़ा सा अपने ज़ख्मों पे हम नमक छिड़क लेते हैं। नहीं, ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़क रहे, एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है जिसे हम कहते हैं T20, और पाकिस्तान पहली बार इतने कहते हैं ना इब्तदाई मरहले से ही उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। बहरहाल इस बात को हम कितना रिपीट करें, लेकिन अब कहाँ सुपर 8 में टीमें पहुंच गई हैं। जी सुपर 8 में टीमें पहुंच गई हैं और बड़े मुकाबले हो रहे हैं ज़बरदस्त तरीके के। जैसे 2 मुकाबले जिनका मैं तस्करा करना चाहूँगा। एक तो साउथ अफ्रीका वर्सेस अमेरिका, ये मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हुआ और इसके अंदर आप ये देखें, कल मैंने मैच देखा भी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी दैट। और वो मैच जिस तरह से मैं अभी इंट्रो में तस्करा कर रहा था कि वो रबादा के 19वें ओवर की बदौलत वो मैच साउथ अफ्रीका आप देखें जीतने में कामयाब रही, वरना जिस तरह से बैटिंग की गई थी उनकी जानिब से। अच्छा, पहले मैं ज़रा साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात कर लेता हूँ। क्विंटन डी कॉक ने 74 रन बनाए, 40 गेंदों का सामना किया। इसके अलावा मार्करम ने 46 रन बनाए और फिर क्लासन ने 36 रन की इनिंग्स खेली और स्टब्स जो हैं वो 20 रन बना के नॉट आउट रहे। अच्छा, उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई उनकी, तो आप देखें उनके जो एंड्रेस होस प्लेयर हैं उन्होंने 80 रन बनाए और ही वॉज अ थ्रेट। फिर उसके साथ जब हरमीत सिंह आए उन्होंने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी और जब ये 2 बैटर्स
15वें 16वें 17वें ओवर में वहाँ पर मौजूद थे, तो उस वक्त ये लग रहा था कि अमेरिका जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा। क्या बात और है। लेकिन एक चीज़ ये थी कि एरन जोन्स जो कैप्टन थे उनके, वो इस मैच में 0 पे आउट हो गए, वो नहीं चल सके। तो लेकिन बस ये जो टूर्नामेंट है ना, तो कैप्टन्स इससे के लिए ज्यादा कोई आप अच्छा ये देखें साबित पावर नहीं हिटिंग क्या होती है कि ये एंड्रेस गॉस की हम बात कर रहे थे, 47 गेंदों पर 80 रन बनाए, 5 छक्के 5 चौके, यानी कि ये पावर हिटिंग होती है जो कि आपको कोई भी मैच जितवाने में या मैच के जीतने के करीब ले जाने में अपना किरदार अदा करती है। अच्छा, अब दूसरा मैच जो हुआ, जो कि अब से थोड़ी देर पहले एक हुआ। चीज और देखें, अमेरिका ने जो परफॉर्मेंस दी है तो भाई उनका तो बड़ा ही कोई अच्छा फ्यूचर, मुझे ब्राइट फ्यूचर जी नजर आ भाई, रहा है। जी। अब जब वर्ल्ड कप की हम बात ही कर रहे हैं तो ये आई थिंक साउथ अफ्रीका नाकाबिले शिकस्त, अब हम इसे कह सकते हैं, 5वां मैच मुसलसल जी, जीते जी, हैं। दूसरे मैच में क्या हुआ, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है और 181 रन का यह हदफ इंग्लैंड ने 18वें ओवर में 2 विकेट पर हासिल किया। शुक्र है ये 20 तक नहीं गए, हमारी टीम तो चली जाती है आखिरी गेंद तक। हमारी टीम तो चली जाती है और फिर चेस भी नहीं कर पाती। तो इसके अंदर भाई आप ये देख लें कि क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, मतलब इनकी जानिब से क्या शानदार, मतलब मैं बता नहीं सकता, यानी कि एक ओवर में 30 रन एंड में बटोरे। और मैं मतलब ये देख ही रहा था अभी, बल्कि सुन रहा था आते हुए कमेंट्री जो चल रही थी। तो नजीबुल हसनैन स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई नजीब, सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद मुबारक। एक तो ईद पे दस्तयाब नहीं होते, नजीबुल हसनैन साहब बड़े मसरूफ़ शख्सियत हैं। दूसरा ये है कि भाई मैच देखे आपने यार, कल वाला मैच भी बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं ये कह रहा हूँ कि रबादा का ओवर ही था यार जिसने मतलब आप सोचिए कि एंड में अमेरिका को शिकस्त से 2-4 किया, अदरवाइज तो दे ऑलमोस्ट गॉट इट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और दोनों मैचेस बड़े ही शानदार हुए हैं। और अगर आप जो आप जैसे पहले यूएसए और साउथ अफ्रीका की गेम की बात कर रहे थे, जी जी, तो क्विंटन डिकॉक की शानदार नॉक, 40 बॉलों पे 74 रन किए उन्होंने। और मुझे बड़ा मजा आया उनकी इनिंग देखा। और हेनरी क्लासेस तो आपको पता है वैसे ही इस तरह की रोल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रहती है उनकी, नीचे से आते हैं और पावर हिटिंग करते हैं। बट एक जो चीज हमने देखी ना कि इस मैच में भी और पाकिस्तान वाले मैच में भी थोड़ी देर के लिए जो यशदीप सिंह यूएसए के बॉलर हैं, वो थोड़ा ना इनका वीक लिंक साबित हो जाते हैं। वो आके बीच में रन दे देते हैं, तो वो उसकी वजह से साउथ अफ्रीका का पावर प्ले में बड़ा अच्छा स्कोर बन गया था। जी अच्छा, तो यानी कि लेकिन मैच फिर भी फंस सकता था ना, जो कि बहुत शानदार, जितनी तारीफ की जाए ना यूएसए की, क्योंकि देखिए हम लोग बात करते हैं कि क्रिकेट में इतना पैसा है। यूएसए का कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इनके खिलाड़ियों को कोई $250 पर डे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, तो वो अपनी जॉब्स करते हैं, फिर वो वहां से आते हैं। अभी जैसे नट्रा वलकर जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर भी कराया था, वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और वो ओरेकल में जॉब करते हैं, साथ में वो क्रिकेट खेलते हैं, वो यूकेलेली बजाते हैं। तो एक आदमी से ना और भाई नजीब, मैं ये भी पढ़ रहा था होती है कि वो अभी भी ही इज ऑन जॉब, मतलब वो अपने होटल रूम में मतलब yes, of course. up there with his system काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो शाम में अपने ऑफिस का काम करते हैं। मतलब सारे तो पार्ट टाइम भाई क्रिकेटर्स आपने इतना तो अच्छा खेल सेंट्रल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी दिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नजीब आप और हम डिस्कस किया करते थे 2008-9 में क्या पैसे थे, और अब आप देख लें पैसे क्या हैं। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ है, गाड़ियों से लेके न जाने कौन कौन से इश्तिहार हैं जो कर रहे होते हैं भाई, तो कमाल कर रहे हैं। हमारे क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह से। देखिए ये तो ऑब्वियसली इट्स अ कमर्शियल स्पोर्ट, और मैं इसके मतलब मैं कभी ये नहीं कहता कि हाँ पैसे कम कर दें या ऐसा कर दें, लेकिन इतना वो मिल रहा है, डिलीवर तो करें। हाँ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे भाई नजीब, अब ये नहीं होना चाहिए कि वो कहते हैं कि जी क्रिकेट को खेल समझें, खेल को खेल की तरह रहें। भाई बात ये कोई समझ भी नहीं रहा जो परफॉर्मेंस दी है। देखिए ये बात नहीं है, बात ये कि इट्स अ प्रोफेशनल गेम, इट्स अ कम्पिटिटिव गेम, इसमें खूब पैसा लगा है तो इसमें अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है, कसूर उनका है जो जिन्होंने मुश्किल सवाल पूछना छोड़ दिए हैं। आप अपने जब पीसीबी अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे प्लेयर्स के इंडिविजुअल माइलस्टोन की तस्वीरें लगाएगी और आप मैच हारे में होंगे, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि आपकी कमजोर टीम आई है यहाँ पे पाकिस्तान टूर करने और उससे आप कैसे हार गए। आप तो इसी में लगे हैं कि इसके इतने रन हो गए, इसकी इतनी विकेटें हो गई। तो बेसिकली कसूर हमारा है कि हमने पुश नहीं किया अपने स्टार्स को
to और perform better, नजीब, to व्हाट अबाउट deliver दिस better. ये जो एक हमारे स्टैट्स आते हैं भाई, जो फला प्लेयर है वो इतने अरसे तक नंबर 1 बैटर रहा, नंबर 1 बॉलर रहा, लेकिन किस टीम के अगेंस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, क्या उस परफॉर्मेंस से हमने मैच भी जीता कि नहीं, क्या ये मैटर नहीं करता? सदफ यही तो बात कर रहा हूँ ना। देखिए मुझे क्या फर्क पड़ता है रैंकिंग में, मेरी टीम 1 पे हो, मेरी टीम 5 पे हो लेकिन जीतती हो हर चीज, मेरी टीम 5 पे हो और वर्ल्ड कप में हमें शर्मिंदा ना करती हो। ये रैंकिंग्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से क्या हासिल हो रहा है? एग्जैक्टली वो तो स्टैट्स होते हैं। अच्छा नजीब, मैं एक और चीज़ भी ये कह रहा था कि इससे पहले कि हम अब बात करें जो अभी रिसेंट मैच हुआ है इंग्लैंड का, ये आप ये देखें माइकल वॉन का स्टेटमेंट, वीरेंद्र सहवाग का स्टेटमेंट, ये ना देखें कि कौन कह रहा है बल्कि क्या कह रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू एग्री विद देयर स्टेटमेंट? ये भी देखिए कि कौन कह रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि यार किंग हमने तो नहीं बनाया, दुनिया ने बनाया, तो अब दुनिया ही ये बातें करना शुरू हो गई है ना जी। वो ही कहना शुरू हो गए हैं जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि वेयर इज द स्ट्राइक रेट। T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट के बगैर कुछ नहीं है। आप ऊपर गए, आपने जाके स्लो कर दिया गेम को, अगर आपके पावर प्ले में अच्छे रन नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे यू मैनेज टू स्कोर 150 160, जहाँ पे दुनिया की दूसरी टीमें 190 200 और 200 प्लस कर रही हैं, वही आपका वनडे में है। हम 280 पे ही खड़े हैं, वही 90s क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया 350 और चाहे 106 रन भी बनाने हम आखिरी बॉल तक जा रहे हैं, ये भी हमारी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पीछे भी जो हम बहुत शोर मचाते हैं ना, बड़ा टैलेंट नहीं है, आपको अपना सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। टैलेंट तब आएगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी। आप ये जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते, कोई ना कोई बहाना बना के बाहर हो जाते हैं। जब ये प्लेयर्स खेलेंगे तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, कंपेटिटिव क्रिकेट और नजीब मैं एक टैलेंट प्रोड्यूस होगा। और मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि आप ये सोचिए कि वो इंडियंस अपने करंट स्क्वाड के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी आप विराट कोहली और उनको लेके गए, रोहित शर्मा से ओपन कराते हैं, आप सेफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप अभिषेक वर्मा को नहीं लेके गए, आप फलाने को नहीं लेके गए। मतलब आप सोचिए कि इतना कंपेटिटिव होने के बावजूद, इतना इफेक्टिव होने के बावजूद, यही तो बता रहा हूँ, यही तो रीजन है उनकी कामयाबी की कि अभिषेक शर्मा को एक आईपीएल सीजन की परफॉर्मेंस पे मार धाड़ पे वो उठा के नहीं लेके जाते। वो हमारी तरह नहीं है कि उस्मान खान को उठा के ले गए, आपको पता ही नहीं कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, आप ले गए। वो अपने प्लेयर्स को पूरा मौका देते हैं, वो अपने प्लेयर्स को पूरा जज करते हैं। वो हम जो कहते हैं ना, पीएसएल के बाद हम प्लेयर को कच्चा ही तोड़ के ले आते हैं जी, और फिर वो इंटरनेशनल में आके स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इंडियन क्रिकेट की जीत का राज ये है कि वो पूरा सोच समझ के पूरा प्रॉपर एक तैयार प्लेयर को, लेकिन अभी आई एम श्योर कि आप इफ्तिखार पक्के हो गए होंगे। लेकिन एक चीज मुझे नजीब बताएं, अब हम जो ये कह रहे हैं कि अब तब्दीलियां करने की जरूरत है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी नहीं अब जगह बनती है इस टीम में? कैन यू नेम दैट? अभी तो जैसे आपके सामने ही है, अभी इन्होंने नाम लिया इफ्तिखार का, इफ्तिखार की जगह अब नहीं बन रही है। आपका जो रोल है वो नहीं कर पा रहे। आजम नीड्स टू गो बैक एंड वर्क ऑन हिज फिटनेस। ये 125 से 120 125 के बॉलर्स को मारना आसान है, जहां उससे ऊपर स्पीड आएगी वो फंसेंगे। शादाब कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, हमें एज बॉलर उनसे परफॉर्मेंस चाहिए, विद बैट्समैन उनकी जगह, मतलब ओनली विद बैटिंग उनकी जगह नहीं बनेगी। तो शादाब हैज टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, लंबी क्रिकेट खेलें, विकेटें लें। अब जब उनके अंडर हिज बेल्ट विकेट्स होंगी ना, उनके ऊपर मतलब उनको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आई एम श्योर शादाब दोबारा से कम बैक। उस्मान की बिल्कुल जगह नहीं बनती, ले जाना गलती थी। आप आगे का सवाल पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप सोचे ना कि टेक्निक इतनी खराब है, और ये हमें रियलाइज करना होगा, यार्डस्टिक कैन नेवर बी पीएसएल। पीएसएल इज एंटरटेनमेंट, टैलेंट शोकेस करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट टैलेंट को आप दिखाएं उससे, बट इट्स नॉट इफेक्टिव। उसको यार्डस्टिक ना बनाएं कि उसकी बेस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खिलाएं। अच्छा, इमाद वसीम शुड प्ले एज अ बॉलर, डू यू थिंक? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अभी भी। मुझे लगता है कि द वे ही प्लेड अगेंस्ट इंडिया, द वे ही प्लेड अगेंस्ट आयरलैंड, अब हमें उनकी जरूरत है या नहीं है, ये आपको फैसला करना है। आगे किस डायरेक्शन जाना है, क्या आपको नए लड़कों की तरफ जाना है या यहीं घूमते रहना है, ये क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़े
अहम सवाल है जिनका उनको जवाब खुद तलाश करना है। तो क्या ख्याल है कि एक दफ़ा एक नई जब तजर्बे ही हम इतने कर रहे हैं और तजर्बों से ही करते करते हम वर्ल्ड कप तक भी पहुंच गए, तजर्बे ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो एक नई टीम बना लें। व्हाट अबाउट द कैप्टनसी? कैप्टन का बड़ा मसला है हमारे यहाँ। आप सब कह रहे हैं बाबर ने तो भाई इस टूर्नामेंट में ये बता ही दिया कि वो अच्छे कैप्टन नहीं है। नहीं, इस टूर्नामेंट में नहीं बताया सर, वो बहुत अच्छे से बता रहे हैं, वो बहुत अच्छे से वो तो बता कहते हैं ना आखिरी जो मोहर सब्त कर दी इस बात पे। हाँ, फाइनल नेल इन द कॉफिन। मतलब मुझे सिंपली मैं ये कहता हूँ, जीरो लर्निंग ऑन द जॉब। कि आप कप्तान रहे, 6 इवेंट्स हो गए, 4 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप, और आपकी कैप्टनसी में अभी भी जो है ना सामने वाला पजल देख के कि आप क्या सोचते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो स्प्लिट सेकंड डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाते। उनकी कप्तानी में बहुत फ्लॉज हैं। कप्तानी के साथ साथ मुझे तो लगता है उनकी T20 टीम में भी जगह नहीं बनी। अच्छा, एक और चीज है, यस एवरीबॉडी इज सेइंग दैट, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका। यस एवरीबॉडी इज सेइंग दैट। एक और चीज भी है नजीब, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जैसे आप बात कर रहे हैं ना, अभी आप ये देख लें कि हम जो जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने अभी असॉल्ट किया, या बाकी हमारी टीम में कौन सा ऐसा पावर प्लेयर है जो कि रहता है। यानी कि पहले हमारे जहन में नाम आते थे, शाहिद आफरीदी का नाम आ जाता था, फिर उसके बाद फ़खर ज़मान की, अभी ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ, लेकिन उसके अलावा अब्दुल रज़ाक आपके पास हुआ करते थे जिनके ऊपर आप रिलाई करते थे डेथ ओवर्स में, कि वो बैटिंग करके 10 ओवर में 100 भी कर देंगे और मैच जिता देंगे। अब कौन है? यही तो गम है कि हम इतने सालों बाद भी अभी तक अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद इन्हीं को याद करते हैं, क्योंकि आपने डेवलप ही नहीं किया। अभी आपके पास एक बड़ा ब्रिलियंट चांस था, आमिर जमाल को आप लेके जाते, उनको डेवलप करते, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की शदीद जरूरत थी। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा धोखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये टीम ऐसी नहीं थी कि वो ये रिजल्ट लाती। आपने सारे ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर बना दिया, क्योंकि हमने ओपनिंग करनी है इसलिए हमने बाकियों को मिडिल ऑर्डर बना के सामने रख दिया। आपने मतलब आपके सामने इसी टीम में आमिर जमाल होता, इसी टीम में उसामा मीर होता। ये कितना डिफरेंट ऑप्शंस होते। अबरार को आपने मौका ही नहीं दिया भाई। अबरार को आपने मौका नहीं दिया, आफरीदी को मौका ही नहीं दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि जो इस टीम के जो सेलेक्टर्स की एक फौज थी, उनके माइंड में क्या चल रहा था, बाबर के माइंड में क्या चल रहा था। अब वैसे क्या उम्मीद रखें नजीब? अब भी इसी तरह चलता रहेगा मामला, यही दोस्तियां यारियां जो ग्रुप बने हुए हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, या अब हम वाकई कुछ तब्दीली देखने जा रहे हैं? खबरें क्या हैं? अब वो दोस्तियां यारियां तो चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सब एक्सपोज हो गए दुनिया के सामने। इनफैक्ट जो हमारे पाकिस्तानी फैंस हैं वो बेचारे बड़े इमोशनल थे, वो बहुत बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे इन सबको। अब सबके सामने चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि यहाँ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है और उसको हमें ठीक करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में जैसी सारी चीजें चल रही हैं, आप दोनों करंट अफेयर से इतना हर वक्त जुड़े रहते हैं, आपको पता है ये बात कि जैसे इस मुल्क में सब कुछ चल रहा है वैसे ही क्रिकेट चल रहा है, तो वो कुछ अलग तो नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि एक मैसेज, वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ हो और वो होती हुई नज़र भी आए। मुझे हैरानगी हुई कि ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद उसके बाद फिर कुछ ने डिसाइड किया कि हमने वहाँ पर छुट्टियाँ मनानी है, कुछ ने डिसाइड किया कोई अमेरिका चले गए। आई मीन द फर्स्ट थिंग शुड हैव बीन कि उनको बुला के उनसे बासपुरस होती। तो इज़ देयर एनी चांस कि ऐसा होता दिखाई देगा? देखिए, होगा तो मतलब आई वुडंट से कि कोई मेजर सर्जरी होगी, बट या माइनर चेंजेस आएंगे जिनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बट इन द लॉन्ग रन हमें देखिए, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। हमारे शॉर्ट टर्म प्लान तो अच्छे होते हैं, वो हम कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म हमारे पास कुछ नहीं होता। तो मेरी चेयरमैन साहब से, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चेयरमैन है, ये चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट का फेस इस वक्त तब्दील कर सकते हैं। तो इनको चाहिए कि ये जरा स्ट्रॉन्ग फैसले लें और पाकिस्तान की क्रिकेट को ना दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच नजीब। थैंक यू सो मच नजीब। और जाहिर है हमारे क्रिकेट के मामलात यहाँ तक आप पहुँचे कि बस समझ नहीं आ रहा जी ये टीम कौन सी टीम गई थी, क्या करने गई थी। और ऐसा मतलब शाज़-ओ-नाज़ मेरे ख्याल में पहले कभी नहीं हुआ कि हम किसी टूर्नामेंट से इतनी जल्दी आउट। नहीं होते रहे वैसे पहले राउंड्स में ये एम्बैरेसमेंट हमने पहले भी देखी है। अमेरिका जैसी टीम से हार गए तो बस इससे बड़ी क्या हजीमत होती है। ब्रेक लेते हैं। और जी अब बात कर लेते हैं पनाह गुज़ीनों के।
आलमी दिन यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के हवाले से। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि किसी भी हालात की वजह से, जंग की वजह से या फिर कोई किसी वबा की वजह से, नक्स अमन की वजह से लोग जो अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाकर क़याम करने पर मजबूर होते हैं और जहाँ पर उन्हें कसम पुरसी के आलम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। रिसेंट मिसाल तो फ़लस्तीनियों की आप देख फ़लस्तीनी जिस मिस्र तरीके गए, से इधर उधर इलाकों में जा रहे हैं, और ऐसे में जब आप एज ए रेफ्यूजी जाते हैं तो लोगों की बड़ी तादाद, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जिसमें खुराक है, गैस, बिजली, पानी, हत्ता के लिबास, सर्द मौसम हो, गर्म मौसम हो, कोई सर पे शेल्टर नहीं होता। सो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। और एक अंदाज़ा ये लगाया गया है कि जो तारिकीन वतन है उनकी तादाद 27 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। अंदाज़ा कीजिए। अच्छा, पाकिस्तान की सूरत हाल इस लिहाज से मुख्तलिफ है क्योंकि 40 लाख से ज़ायद अफ़गान बाशिंदे यहाँ पर आए और पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त अंदाज में उनकी मेहमान नवाजी की, और आज ज़ाहिर है कि उसमें से कुछ रजिस्टर भी हुए, फिर उसके लिए बच्चों के लिए तालीम का अरेंजमेंट्स भी किए गए, सारा कुछ उनको, ताकि वो एक मुफीद शहरी बन सके माशरे के। और काफ़ी अरसे पाकिस्तान ने डेकेड्स उनकी मेहमान नवाजी आप ये देखें, और अभी भी काफ़ी खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान ये चाहता है कि ज़ाहिर है कि वो अपने वतन को, क्योंकि अफ़गानिस्तान अब स्टेबल हो चुका है, तो वहाँ पर जाएँ ताकि उसमें ये हो कि एक सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए भी मैनेजेबल हो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, उस तरीके से वसाइल की तकसीम नहीं हो पाती है और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम भी बीच में लॉन्च किया था जिसमें वक्तन एक टाइम लाइन दी गई थी कि ये जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं वो किस तरीके से अपने मुल्क को वापस बाइज़्ज़त तरीके से जा सकते हैं। बहुत सारे गए भी, लेकिन अभी भी आई थिंक एक और इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत है। दूसरा यह है कि हम फ़लस्तीन का जिस तरह से तज़किरा कर रहे थे कि आप ये देखिए कि गज़ा पर जो जारियत रही अक्टूबर से, जिसका सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक वो जारी है, तकरीबन 17 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। और गज़ा का हमने जिस तरह से दहशतगर्दी का तज़किरा किया, जारियत का तज़किरा किया, तो वहाँ पर आप ये देखिए कि एक ओपन एयर जेल थी और लोगों को बंद करके जिस तरह से मारा गया, तो फिर लोग वहाँ से भी निकले। और फिर UNHCR की 2024 की ग्लोबल ट्रेंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक आप ये देखिए कि तारीखी सतह पर जो बेघर अफराद हुए उनकी तादाद पहुँच चुकी है 12 करोड़ अफराद पूरी दुनिया में बेघर हुए हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से हम गज़ा की सूरत हाल की बात करते हैं, आई एम श्योर कि वहाँ पर सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि एक हफ़्ता तो गुजर गया लेकिन सलामती कौंसिल की जो जंगबंदी की करारदाद थी गज़ा से मुतालिक, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस ईद पर भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेजेस भी दिए कि जब आप ईद की खुशियाँ मना रहे हों तो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ना भूलें, बल्कि ईद क्या किसी भी दिन किसी भी वक्त आप उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं तो करें, चाहे वो आपके मैसेज की सूरत में हो, चाहे आप उनके हक़ में आवाज़ उठाएं या माली तौर पे या खुराक किसी तरीके पहुंचा सकते हैं, उसमें अपना थोड़ा सा भी हिस्सा डाल सकते हो, तो ऐसे आप उनकी ज़रूर मदद करें। अच्छा जी, अब ये है कि मैं अच्छा, बल्कि ये ऐसा है 2020 से जब कोविड आया था उसके बाद हमने देखा कि गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा हमने रिलाई करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे। उसके फिर नुकसान फ़ायदे तो अपनी जगह होंगे, लेकिन स्क्रीन टाइम की सूरत में और भी बड़े नुकसान होते हैं। और एक जो वाक़या अभी फैसलाबाद में पेश आया उसने हिला के रख दिया है, वो ये है कि ये जो बैटरियाँ होती हैं इनको जब ओवर चार्ज कर दिया जाता है या फिर नाक़िस बैटरी होती है या कोई ऐसी बैटरियों के काफ़ी वाक़यात ये पेश आ रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर ये बैटरी फटी है, ये लैपटॉप की बैटरी फटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए और 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। तो कितनी मतलब वहाँ पे किस तरीके से बैटरी फटी है, कितना नुकसान हुआ है, इसके कुछ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या। अच्छा, आग भी लगी। ये वाक़या जो पेश आया है, अब इसमें जो झुलसने वाले 2 बहन भाई हैं वो अलाइड अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन वो दम तोड़ गए, जबकि 3 बच्चों समेत 7 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं। रेस्क्यू वाले कहते हैं कि घर में आग चार्जिंग पर लगे लैपटॉप की बैटरी फटने से लगी। और मोहम्मद आबिद खान जो कि RPO डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि SSP इन्वेस्टिगेशन वाक़े की तहकीकात मज़ीद करेंगे। अच्छा, और इसके अंदर चक्कर एक और भी है कि एक तो ये है कि हम बैटरीज चेंज करवाते हैं तो उस वक्त कौन सी नाक़िस बैटरी लग जाए या उसकी वजह से भी आपको पता है कि ओवर हीटिंग एक बड़ा इशू होता है। दूसरा ये है कि स्पार्क की वजह से वो बता रहे हैं कि आग लगी,
और स्पार्क होने से, आग लगने से अभी तो इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि दर हकीकत लेकिन हुआ एक क्या। चीज़ मैं आपको बता दूं, समटाइम्स हम मोबाइल हो या लैपटॉप हो, हम चार्ज करके चार्जिंग पे लगाते हैं, भूल जाते हैं, पूरा चलो। दिन गुजर जाता है, वो ओवर हीट हो जाती है, और जब आपकी बैटरी जो है ना वो फूलने लगे तो इसका मतलब वो बैटरी नाकारा हो गई है, वो खतरनाक हो गई। अक्सर आपके मोबाइल भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जी। जाते हैं, तो आपको ख्याल रखना चाहिए ऐसी गैजेट्स का। चलें जी, फोन ना दिखाएं, चंदा आना शुरू हो जाएगा। फोन की ठीक। हालत बहुत बुरी हो गई, एक साइड से स्क्रैच चलें। बहुत सारे लग गए। वाली आपको मैं भी सुना सकता हूँ। नहीं, आपसे मैंने नहीं सुनी, आपने जो मुझे ईद पे Torture किया था। बदोबदी गाना सुनाया, मैं तो हाय। सुन सुन के थक गई थी। इसी के साथ भाई आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया, इससे पहले कि अशफाक कुछ सुनाया। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।